everyone, this is CA Ravina Kumar, an educator at EdGPA. We are here with the lectures for CMA Enter Ethics, which is for 10 marks. Generally, बच्चे 90 marks के law के साथ they drop out ethics, लेकिन this 10 marks will help you score more in your examination. Be rest assured, हम इस 1.5 घंटे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमारा CMA ethics का पूरा पोर्शन खत्म करेंगे. If you all need notes, you can WhatsApp on the number which is in the descriptive box. Now let's start with our session. So let's start with ethics. Ethics ये word का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये टैगलाइन पढ़ेंगे. दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है. ये है ह्यूमन बीइंग का एक नेचर. बच्चों, एथिक्स का मतलब होता है बेसिक वैल्यूज. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुन्ना भाई की मूवी में उसकी मॉम ने उसको पूछा था कि भाई तू डॉक्टर है क्या, और इसने जवाब दिया था यस. अब मुझे बताओ, वॉज हिज रिप्लाई यस एथिकल? या जब मुन्ना भाई ने ये क्लीनर को जादू की झप्पी दी थी, वॉज इट कंसिडर्ड एज अ गुड वैल्यू? वॉज इट कंसिडर्ड एज एन एथिकल एक्शन? इसका आंसर है यस. करेक्ट. सो एथिक्स इज नथिंग. एथिक्स का मतलब होता है जनरल लाइफ में हम लोग क्या वैल्यूज और हम लोग क्या वैल्यूज और रूल्स को फॉलो करते हैं सो एज टू लिव आवर लाइफ. सो दिस सब्जेक्ट वोंट बी लाइक वेरी टेक्निकल. यहाँ पे हमें इन रेगुलर लाइफ हम लोग क्या क्या वैल्यूज या हम क्या क्या ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, हमें इस पे फोकस करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एथिक्स? Ethics are the essential qualities that a human being should possess. These are the human rights जो हमको कंसिडर करनी होती है. Obedience to law. For example, जैसे अभी as per law हमारे लिए मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन लास्ट ईयर तक इट वॉज नॉट नेसेसरी. सो नाउ वेयरिंग अ मास्क इन कोविड इज कंसिडर्ड एज एथिकल. राइट. ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है जैसे कि राइट टू स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, हम मॉल में कोई चीज लेने जाते हैं और हमें वो रिटर्न करनी है, सो वी आर अलाउड टू रिटर्न. दैट इज द बेसिक ह्यूमन कंज्यूमर राइट्स जो अवेलेबल है. कंसर्न फॉर सेफ्टी. सेफ्टी रीजंस के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है, एंड देन गवर्नमेंट ने उसका रूल बनाया एंड वी फॉलो दैट रूल व्हेन वी आर ड्राइविंग. दैट इज कंसिडर्ड एज एन एथिकल एक्शन. एंड द लास्ट पॉइंट इज नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम सपोज फॉर एग्जाम्पल वी आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री एंड वी टेक केयर कि हम वाटर पोल्यूशन का ध्यान दे रहे हैं, हम लोग एयर पोल्यूशन का ध्यान दे रहे हैं. जब ये सब चीजों का हम ध्यान देते हैं, इसको बोला जाता है एथिक्स. सो एथिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ वैल्यूज. राइट. बट this is not concerned with any specific branch of studies. It is a universal study of values. ये point को याद रखेंगे for the MCQ point. क्या है ये? It is a study of complete universe का values such as basic qualities जो हम लोगों ने possess करनी चाहिए in a regular life. Second is the human rights. For example, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं consumer rights की. Third is obedience to law. फोर्थ इज कंसर्न फॉर सेफ्टी, जैसे कि मास्क पहनना करंटली इज कंसिडर्ड एज अ सेफ एक्शन फॉर द कंप्लीट सोसाइटी. एंड द फिफ्थ इज नेचुरल इन्वायरमेंट, जहां पे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं बट वी आर टेकिंग केयर कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पड़े. जनरली वैल्यूज हमारे ये इंटरनल बिलीव्स होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. हम कौन से चीज को जस्ट कंसिडर करते हैं और कौन से चीज को अनजस्ट कंसिडर करते हैं. व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, व्हाट इज मॉरल व्हाट इज इमोरल. दीज आर द बिलीव्स जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विथ वन और मोर पीपल इन द सोसाइटी. सो बेसिकली दिस इज जनरल एंड ethics was derived from, very important from the MCQ point of view, from the Latin word ethos. एंड इथॉस इस वर्ड का मतलब होता है द कैरेक्टर वी हैव व्हेन वी आर डीलिंग विथ एनीबडी इन दिस सोसाइटी. ओके, नेक्स्ट. लेकिन ये रूल्स ये वैल्यूज बनाता कौन है और हम लोग ये रूल्स को फॉलो क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे बहुत साल पहले हमारे सोसाइटी में सती वॉज कंसिडर्ड एज समथिंग जो लोग फॉलो करते थे, लेकिन करंटली अगर आप देखोगे सच थिंग्स आर नॉट फॉलोड. क्यों? बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज नाउ. सो एथिक्स
वैल्यूज अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं. जो चीज पहले एप्लीकेबल नहीं थी, हो सकता है कि नाउ इट इज एप्लीकेबल. सो जो भी हमारे मॉरल्स है, जो भी हम चीजें डिफाइन कर रहे हैं, दे कम फ्रॉम दी सोशल फॉर्म. सोशल फॉर्म का मतलब क्या होता है? फ्रॉम दी सोसाइटी वी आर करंटली लिविंग इन. लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ सैनिटाइजिंग, मास्क पहनना इज द रिक्वायरमेंट जो सोसाइटी अभी पुश कर रही है. नेक्स्ट इज द कल्चरल प्रैक्टिसेस. हमारे कल्चर में क्या चीज को सही माना जाता है और क्या चीज को गलत माना जाता है, ये अप टू डेट होता रहता है एवरी ईयर. एंड द नेक्स्ट इज द रिलीजियस इन्फ्लुएंस. एवरी रिलीजन हैव अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिलीव्स. फॉर एग्जाम्पल हिंदूज का अलग बिलीफ रहेगा, क्रिश्चियंस का अलग बिलीफ रहेगा, मुस्लिम्स का अलग बिलीफ रहेगा. नोबडी इज रॉन्ग, बट एवरीबडी विल हैव द डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स एंड मॉरल्स जो वो लोग फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे लिखा है एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स. ये क्या है एथिक्स? बहुत सारे मॉरल्स को बना के इन्होंने एक सब्जेक्ट बनाया है एथिक्स, जो गाइड करता है कि ह्यूमन लोगों ने कैसे बिहेव करना चाहिए. राइट? सो एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर सो दैट दे हैव अ डिसेंट ह्यूमन कंडक्ट. दैट मीन्स दैट यू आर एक्सेप्टेबल इन दी सोसाइटी. लेकिन फिर ये मॉरल्स कहां से आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि ठीक है, एथिक्स का मतलब क्या है? सेट ऑफ मॉरल्स. लेकिन ये मॉरल्स कौन डिफाइन करता है? तो ये मॉरल्स डिफाइन किए जाते हैं फ्रॉम द सोसाइटी विच वी आर लिविंग इन, फ्रॉम द कल्चर, फ्रॉम द ट्रेडिशन जो हम फॉलो करते हैं, एंड हमारा जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो हमें गाइड करता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है. राइट? ये याद रखेंगे. मॉरल्स कहां से आते हैं? फर्स्ट इज सोशल नॉर्म्स, second is the cultural practices, and the third is the religious influence. This is basic ethics जो as a human being तुम लोगों को फॉलो करना पड़ता है. लेकिन why हमें ये CMA के सब्जेक्ट्स में हमें ऐड किया गया है? बिकॉज वेन वी आर वर्किंग एज अ CMA फॉर एनी कंपनी वी नीड टू टेक केयर ऑफ वेरियस एथिकल मैटर्स. सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बिजनेस एथिक्स. क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम? नेक्स्ट बिजनेस एथिक्स. मतलब व्हेन वी आर कंडक्टिंग अ बिजनेस, फॉर एग्जांपल तुम लोगों का खुद का बिजनेस है या तुम किसी बिजनेस के लिए एक कंसल्टेंट जैसे काम कर रहे हो, वो टाइम पे हमें कौन से एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने पड़ेंगे. ऐसा माना जाता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर सोसाइटी. राइट? हमारे सोसाइटी के अंदर बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3, मेनी बिजनेसेस आर देयर जो हमारे सोसाइटी के अंडर रन हो रहे हैं. और अगर ये बिजनेस लोगों को सर्वाइव करना है फॉर लॉन्ग टर्म, इट इज अ नेसेसिटी दैट दे फॉलो एथिकल नॉर्म्स जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है. क्योंकि ये लोग सर्वाइव कहाँ कर रहे हैं? ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर. सो दे हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट. जैसे कि अभी विजय माल्या की कंपनी बंद हो गई. क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट फॉलोइंग एथिकल मैटर्स. सो सोसाइटी विल नेवर सपोर्ट अ पर्सन जो एथिकली काम नहीं कर रहा है. सो वो लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस एथिक्स फिर कहां से आता है? बिजनेस एथिक्स इंडिविजुअल लोग क्या फॉलो करते हैं, हमारी सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करती है, एंड एज पर सोसाइटी ये बिजनेस वाले लोगों को काम करना पड़ता है. ओके, सो बिजनेस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी. पहले से ही सोसाइटी है लेकिन इसके अंदर हमने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया. तो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी, एंड कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म के लिए अनलेस एंड अनटिल वो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स और सोशल एथिक्स को फॉलो करता है तब तक. ओके, एंड नो बिजनेस कैन सस्टेन इन लॉन्ग रन बाय इग्नोरिंग सोशल वैल्यूज. लॉन्ग रन, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा, लेकिन if you want to survive ethically in the society, you all have to for the long term follow all the ethics. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल के वैल्यूज होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं सोसाइटी में. ये सोशल वैल्यूज ही अडॉप्ट किया जाता है कंपनी द्वारा. कंपनीज ये सोशल वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं एंड देन दे बिकम बिजनेस के वैल्यूज, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? देन दे बिकम कॉर्पोरेट वैल्यूज. ओके, सो बेसिकली बिजनेस एथिक्स आया कहां से? ये चीज को याद रखेंगे. बिजनेस एथिक्स आया पहले इंडिविजुअल वैल्यूज गॉट कन्वर्टेड टू सोशल वैल्यूज.
सोशल वैल्यूज कंपनीज आई, उन्होंने सोसाइटी से वैल्यूज अडॉप्ट करी एंड देन दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पोरेट वैल्यू. बट द सोशल वैल्यू विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल एज एन इंडियन हमारे कंट्री में जो एथिकल नहीं माना जाता है समटाइम्स माइट बी पॉसिबल कि वेस्टर्न रीजन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसको एथिकल माना जाएगा. सो वहां का कॉर्पोरेट प्रैक्टिस विल बी डिफरेंट एंड हमारे कंट्री की कॉर्पोरेट प्रैक्टिस विल बी डिफरेंट. सो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स इज व्हाट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए लॉन्ग टर्म यू हैव टू फॉलो एथिक्स. Individual values got converted to social values. Social values were adopted by the corporates and then they were named as the corporate values. Okay? कॉर्पोरेट एथिक्स एक ऐसी चीज है जो कंपनी टू कंपनी डिफर करती है. ओके एक एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी लिकर सेल करती है. ठीक है, लिकर सेलिंग इज लीगल इन अ कंट्री अप टू अ सर्टेन अमाउंट. लेकिन पीक्यूआर का ये मानना है कि लिकर सेल करना उसका रिलीजन उसको नहीं बोलता है. सो पीक्यूआर ने क्या डिसाइड किया कि नहीं, मैं लिकर बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं करूंगा. अभी एबीसी के लिए जो चीज एथिकल थी वो ही चीज पीक्यूआर के लिए क्या हो गई, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज एन एथिकल. सो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग विल डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. कंपनी का हेड आएगा, अपनी एथिक्स चूज करेगा, उसको अडॉप्ट करेगा और उनकी पूरी कंपनी क्या करेगी, उसकी पूरी कंपनी उसको प्रीच करना शुरू करेगी. ओके लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा है. जैसे कि कॉर्पोरेट एथिक्स सबसे पहले एक लीडर क्या करता है, उसको चूज करता है कि ये बिजनेस करना इसके लिए एथिकल है. वो ही विल चूज इट, ही विल अडॉप्ट दोज एथिकल प्रैक्टिसेस एंड देन क्या करेगा, वो पूरा कल्चर ऑफ उसकी कंपनी में प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएगा. ही विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग गुड थिंग्स एंड ही विल अवॉइड ऑल द थिंग्स विच आर कंसिडर्ड बैड बाय हिम. ओके राइट एंड रॉन्ग विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. You have to remember this point, बच्चों. right and wrong will always vary from company to company depending कि उनके कंपनी का लीडर कौन है. ओके बिकॉज जैसा लीडर होता है अकॉर्डिंगली सेम वैल्यूज ड्रॉप डाउन होती है नीचे इंप्लॉइज में. सो दे आर टेलिंग एथिक्स अप्लाइज टू एवरीवन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्पोरेट को एथिक्स अप्लाई होते हैं. एथिक्स विल अप्लाई टू एन इंडिविजुअल. बेसिकली इंडिविजुअल एक घर में या कोई कंपनी में अगर वो जॉब कर रहा है, टू अ ग्रुप ऑफ पीपल and as well as to a non-living company organization. Okay, so it applies to all. Therefore उन्होंने बोला कि there are 3 types of ethics which exist. That is an individual ethics. Individual ethics का मतलब क्या होता है, as an individual जो rules, जो values, जो morals तुम लोग follow कर रहे हो वो. Second is corporate और business ethics. मतलब हम business चलाने के लिए जो वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट और बिजनेस एथिक्स. दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑल द एथिकल वैल्यूज विच यू कंसिडर करेक्ट एंड इट इज अप्लाइड टू द बिजनेस. एंड द लास्ट वन इज द प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है कि एज अ प्रोफेशनल, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ सीए, फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी या सीएमए को जब वो एज अ प्रोफेशन जॉब रेंडर कर रहे हैं उनको क्या क्या एथिक्स फॉलो करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू आर एक्टिंग एज अ लॉयर. ओके ब्रदर 1 ने आके लॉयर को अपनी हिस्ट्री बताई और बोला कि हमें ब्रदर 2 के अगेंस्ट केस लड़ना है. लेकिन ब्रदर 2 आया, उसने लॉयर को ब्राइब दे दी और बोला कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है ब्रदर 1 ने, शेयर करो. सो लॉयर ये पॉइंट पे अगर वो डेटा शेयर करेगा सो ही इज डूइंग एन इलीगल एक्ट. सो एज अ लॉयर तुम लोगों को क्या मेंटेन करना पड़ता है, एज अ लॉयर यू हैव टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर द क्लाइंट्स कन्वर्सेशन. ठीक है, एज अ मैनेजर यू हैव टू टेक केयर कि तुम्हारे नीचे जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं यू आर गिविंग देम द रिक्वायर्ड फैसिलिटी, यू आर गिविंग देम द रिक्वायर्ड सैलरी. एंड द थर्ड कम्स एन अकाउंटेंट. अकाउंटेंट का क्या काम होता है, जब भी वो बुक कीपिंग कर रहा है, मतलब जब भी वो अकाउंटिंग एंट्रीज एंटर कर रहा है, ही विल मेक श्योर दैट ही इज डूइंग इट विथ इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है फ्रीडम. उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है कि उसको ये एंट्री ऐसे बनानी है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में इतना प्रॉफिट दिखाना है. सो अ लॉयर हैज टू कीप द क्लाइंट कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंशियल. अ अकाउंटेंट ही हैज टू मेंटेन द हाइएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एट द टाइम ऑफ बुक कीपिंग. वाई प्रोफेशनल्स पे इतने रूल्स है, बिकॉज दे पोजेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स. और वो लोग जब भी कोई भी सर्विस रेंडर कर रहे हैं कस्टमर को or to the public, they have a huge obligation upon them to the people to whom they are serving. Providing services to the customer
or to the public, they have obligation to whom they serve. Okay, एक बार इसको रिवाइज करते हैं बच्चों. देयर आर 3 एथिक्स: इंडिविजुअल एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स. दोज अप्लाई टू इंडिविजुअल इज नोन एज एन इंडिविजुअल एथिक्स. बिजनेस, जब हम एथिकल एप्लीकेशन करते कोई भी बिजनेस रन करने को, दैट इज बिजनेस एथिक्स. एंड थर्ड इज द प्रोफेशनल एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल, अप्लाइड टू लॉयर्स, अप्लाइड टू अकाउंटेंट or to the manager, they have to maintain highest level of integrity whenever they are rendering services. For example, एक business ethics का अगर तुम लोग example देखोगे, Wipro company, which is an Indian company, is listed as the most ethical company for the past 9 years. Correct? इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? People believe in this company. लोग इनके कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, इनका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहेगा, ये कंपनीज के गुडविल अच्छे रहेंगे. ओके, यस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एथिक्स. ओके, एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एथिक्स एग्जिस्ट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एथिक्स. फर्स्ट इज द मेटा एथिक्स, सेकेंड इज द नॉर्मेटिव एथिक्स, एंड थर्ड इज द अप्लाइड एथिक्स. मेटा एथिक्स के लिए देखो क्या लिखा है. इन्होंने लिखा है, इट डील्स विथ द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट. मेटा एथिक्स का मतलब क्या होता है? हम किसी भी पर्सन को अगर कुछ करते हुए देखते हैं, हम इमीडिएटली जजमेंट दे देते कि इट इज करेक्ट और इट इज रॉन्ग. वी डोंट गो इन टू द हिस्ट्री, या हम ये पूछते नहीं कि आपने ये क्यों किया. तो मेटा एथिक्स का मतलब क्या होता है? हम कोई भी सिचुएशन देखते हैं, इमीडिएटली रिवर्ट करते हैं कि वो सही है कि गलत है. लेकिन नॉर्मेटिव एथिक्स क्या करता है? नॉर्मेटिव एथिक्स पहले बात तो पूरा कंटेंट पता करवाता है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, and then on the basis of content and setting various criteria ये decide करता है कि what is right, what is wrong. Okay, normative ethics क्या है? It is concerned with the content of the moral judgment. What is the content? Judgment देने से पहले and the criteria for what is right or wrong. जैसे कि इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे. अगर हम लोगों ने सिग्नल ब्रेक कर दिया, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल. लेकिन जब एम्बुलेंस कोई सिग्नल ब्रेक करती है, द सेम थिंग इज कंसिडर्ड एथिक्स. मतलब जब हम एक कंटेंट डाल रहे हैं डिसीजन लेने से पहले, उसको बोला जाता है नॉर्मेटिव एथिक्स. जैसे कि सोल्जर्स को वेपन यूज करके दे कैन किल पीपल, बट द सेम थिंग इफ इट इज बीइंग डन बाय द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एथिकल. लेकिन मेटा एथिक्स क्या करता है बच्चों? मेटा एथिक्स बिल्कुल भी बैकग्राउंड स्टडी नहीं करता है. इमीडिएटली कोई भी सिचुएशन देखेगा और इमीडिएटली कमेंट पास करेगा और जजमेंट कर देगा. नॉर्मेटिव एथिक्स क्या करेगा? ही विल गो इनटू द कंटेंट ऑफ द नॉर्मल मॉरल जजमेंट. ही विल सेट द क्राइटेरिया फॉर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. And the third one is applied ethics. Applied ethics है on the basis of the topics which are controversial. Controversial मतलब क्या? जिसके लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए भी डिस्कशन करते रहेंगे, बट वी विल नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, using an internet at an early age, is it right, is it wrong? Using mobile, is it right, is it wrong? तो applied ethics क्या करता है बच्चों? It looks at the controversial topics जैसे कि war, animal rights और any capital punishment, कि ये ethical है या नहीं है, और इसका अभी तक हमें कोई भी solution नहीं मिला है. Okay, so there are 3 types of ethics. First is the meta ethics, second normative ethics, and third applied ethics, which deals with the controversial topics. Okay, but why is ethics considered so important in the human life? यहाँ ऐसा बोला जा रहा है कि इफ यू डू नॉट हैव एथिक्स देन देर इज नो पर्पस ऑफ लिविंग. बिकॉज तुम लोग बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हो कि यार ये हम जो एक्शन कर रहे हैं ये हमारा सही एक्शन है या ये हमारा गलत एक्शन है. ओके, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स? सबसे पहली बात, इट इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. हम कोई भी एक्शन करते हैं, पहले हम बैकएंड में सोचते हैं यार ये चीज करना सही है या ये चीज करना सही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, 1 महीने में हमारा एग्जाम है, एट प्रेजेंट पार्टी पे जाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये जो हम 1 सेकेंड का थॉट देते हैं, दैट इज नोन एज एथिक्स. तो ये लोग बोल रहे हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स? सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि ह्यूमन बीइंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि दे हैव टू जज कि क्या सही है क्या गलत है. ये लोग जो भी एक्शन ले ले हैं, वट एवर इज देयर कोर्स ऑफ एक्शन, इसका डिसीजन लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स. इट इज द मीन्स ऑफ डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन. एंड थर्ड यहाँ पे है, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट
देन आर एक्शंस विल बी कंसिडर्ड रैंडम एंड एमलेस, क्योंकि हमने बैक एंड में सोचा ही नहीं कि ये करने से क्या होगा और ये करने से क्या नहीं होगा। 3 पॉइंट्स। एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? पहले बात तो ह्यूमन लाइफ की ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन हो, इसका डिसाइडिंग फैक्टर शुड बी बेस्ड ऑन एथिक्स, और अगर हम ये दोनों पॉइंट्स नहीं कर रहे हैं देन आवर लाइफ विल बी कंसिडर्ड एज रैंडम एंड दी एमलेस। इट इज वन ऑफ द प्रॉपर फाउंडेशन। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले तो एक स्टैंडर्ड सेट कर लो, इससे कम किया तो लेस एथिकल है, इससे ज्यादा किया तो वी आर बिहेविंग एथिकली। तो ये लोग बोल रहे हैं कि यू हैव टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ये वर्ड को याद रखेंगे। व्हाट एथिक्स रिक्वायर्स अस टू डू? एथिक्स हमें बोलता है कि तुम लोगों को सबसे पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करना पड़ेगा, एंड वो स्टैंडर्ड वैल्यू से हमेशा अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा। On that basis, this standard is our own lives and the happiness which makes them livable. Okay? Next, ethics एक ऐसी चीज है जो हमें डे टू डे लाइफ में 24/7 फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तब हम एथिकली परफॉर्म करेंगे। दिस इज नॉट ओनली फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर द डे टू डे चॉइसेस दैट वी मेक कॉन्स्टेंटली। एक ये चीज, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द फिजिकल सर्वाइवल, बट इट इज फॉर आर वेल बीइंग एंड इट इज फॉर आर हैप्पीनेस। थर्ड पॉइंट में दिया गया कि एथिक्स हमें प्रैक्टिस कैसा करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में फॉलो नहीं करना है, इस चीज को फॉलो किया जाएगा रेगुलरली ऑन डे टू डे बेसिस। एंड सेकेंड पॉइंट में बोला है कि हम एथिक्स जो फॉलो करते हैं इट इज नॉट ओनली फॉर द फिजिकल सर्वाइवल, बट वेन वी फॉलो एथिकल वी बिकम हैप्पी, दैट इज फॉर द आर वेल बीइंग एंड दैट इज फॉर आर ओन हैप्पीनेस। ओके, सो मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स को 3 पार्ट्स में बाइफर्केट किया है। पहला पार्ट ये बोलता है कि लाइफ का इंपॉर्टेंट है, हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ एमलेस बन जाएगी। थर्ड पार्ट ये बोलता है कि इमरजेंसी में नहीं, रेगुलरली अप्लाई करो, सिर्फ फिजिकल एक्सिस्टेंस के लिए नहीं, हैप्पीनेस के लिए अप्लाई करो। एंड बीच ये जो पॉइंट बोलता है ये बोलता है एक हमें स्टैंडर्ड लेवल सेट करना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से ये एथिक्स है, मैं इसके हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर एंड रेलिवेंस इन बिजनेस। ओके, यस, एट प्रेजेंट अगर आपको मालूम रहेगा विजय माल्या एंड नीरव मोदी, ठीक है, इन लोगों की कंपनीज शॉर्ट टर्म में, मतलब जब इन्होंने इनिशियली बिजनेस स्टार्ट किया था, दे वर कंसिडर्ड वेरी गुड इन द सोसाइटी एंड दे वर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन करंटली इन दोनों की कंपनीज बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी है बच्चों? क्योंकि इन्होंने बैंक से बहुत पैसा उठाया और बैंक को वो पैसा रिटर्न नहीं किया। आइडियली ये बैंक में पैसा किसका पड़ा हुआ था? दैट मनी बिलोंग टू द कॉमन पब्लिक ऑफ आवर इंडिया। सो उन्होंने क्या कर दिया? सोसाइटी को वो पैसा रिटर्न नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ विच द सोसाइटी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम। एंड देन ऑन द अदर साइड वी हैव टाटा, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है एंड ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एथिकल पर्सन व्हेन यू आर रनिंग बिजनेस। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस में इतना क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द नेचर एंड रेलिवेंस कि हमें एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि एथिक्स मतलब सिर्फ हम फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखेंगे, मतलब कि अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इट्स गुड, और अगर हमारा लॉस है तो इट्स बैड। सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते कि तुम लोग एथिकल हो या नॉन एथिकल हो। एथिक्स का मतलब होता है वेयर वी गो बियॉन्ड द फाइनेंस, जहां पे हम देखते हैं कि तुम्हारी कंपनी लॉन्ग रन में इस सोसाइटी में सस्टेन कर पाएगी क्या नहीं। एथिक्स फॉलो किया जाता है छोटे से छोटे दुकानदार से लेके अंबानी जैसे बिगेस्ट बिजनेसमैन को भी एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। Okay, so there are several factors which play a role in the success of the company, which is beyond the scope of any financial statement. ठीक है, no matter क्या साइज है, इंडस्ट्री का मतलब क्या कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, सिल्वर इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है उससे फर्क नहीं पड़ता, एज वेल एज द लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस एथिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि एथिक्स इज द कंप्यूटेशन ऑफ एथिक्स इज बियॉन्ड द फाइनेंशियल प्रॉफिट। It does not takes into consideration the size of the company, the type of the industry. Everybody has to follow ethics.
लेकिन कंपनी में काम करते टाइम एथिक्स फॉलो करने का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है? कल्चर का मतलब हाउ डू वी ट्रीट यहाँ पे एम्प्लॉयज। क्या हम एम्प्लॉयज को सही तरीके का ईयरली बोनस टाइम पे दे रहे हैं? आर दे गिवन मिनिमम हॉलीडेज जितना रिक्वायर्ड होता है? दैट इज द कल्चर ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे हम हमारे एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करते हैं, हम हमारे कस्टमर को A1 क्वालिटी के गुड्स देते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कस्टमर से 100 रुपीज ले रहे हैं, सो आर वी रेंडरिंग देम दी सर्विस विच इज इक्विवेलेंट टू ₹100? दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। मतलब हमारा हेड ने ये कल्चर कैसा बनाया है, दिस शोज एथिक्स। सेकेंड इज द मैनेजमेंट फिलॉसफी। मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या है कि हमें कस्टमर को बेस्ट सर्विस रेंडर करनी है, हमारी ये फिलॉसफी है। या हमारी ये फिलॉसफी है सिर्फ कि नहीं बाबा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा सिर्फ ये तुम्हारी फिलॉसफी है, देन इन लॉन्ग रन देर इज अ लेस पॉसिबिलिटी दैट यू विल सर्वाइव। और हमारी अगर ये फिलॉसफी है कि नहीं वी हैव टू रेंडर द बेस्ट प्रोडक्ट टू द कस्टमर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तुम्हारी कंपनी माइट बी इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड द थर्ड पॉइंट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एथिक्स इन बिजनेस मतलब क्या? ये सेट ऑफ रूल्स बना देना कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। सो फॉलोइंग फैक्टर्स हैज एन इम्पैक्ट इन लॉन्ग रन। मतलब एक कंपनी को अगर लॉन्ग रन में सस्टेन करना है तो उसको अपनी मैनेजमेंट फिलॉसफी सही सेट करनी पड़ेगी। अब ये मैनेजमेंट फिलॉसफी सेट करने का काम कोई इंप्लॉय का नहीं होता है, ये सेट किया जाता है बाय द हेड। जितना एथिक्स हेड फॉलो करेगा, टॉप टू बॉटम सेम रूल्स नीचे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसने फिलॉसफी सेट कर दी कि कस्टमर रेंडरिंग कस्टमर सर्विस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। इवन इफ क्वालिटी लो है, हम उनसे प्रोडक्ट रिटर्न लेंगे और उनको हम बेस्ट प्रोडक्ट देंगे, इवन दो हमारा थोड़ा सा एक्सपेंस इनकर हो रहा है ये चीज की वजह से, राइट। सो यू हैव टू डिफाइन योर कल्चर कि हमारी कंपनी के अंदर का कल्चर कैसा रहेगा, what philosophy हम रख रहे हैं, and third point is the ethics in the behavior, ethics in the business. Ethics behavior should always flow from top to the bottom. जो कंपनी में रूल्स बनाने का राइट हमारे हेड, हमारे मैनेजर्स या चेयरपर्सन को होता है। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि टॉप टू बॉटम एथिक्स फॉलो होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बोल रहा है कि नहीं कोई नहीं, बैंक को ये डॉक्यूमेंट्स मत दे, डायरेक्ट वहां से लोन सैंक्शन करा दे, 1 लाख का ब्राइब दे देना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंप्लॉइज को ही गलत सिखाया जा रहा है एंड फिर इंप्लॉइज जाके बच्चों वही काम करेंगे, ठीक है। कोई भी फ्रॉड को सक्सेसफुल होने के लिए बच्चों कंपनी के 50% ऑफ द इंप्लॉइज आर इंडल्ज वो फ्रॉड कंडक्ट करने के। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो एथिक्स का इंपॉर्टेंस है, इसका जो इम्प्लीकेशन है, ये फ्लो कहाँ से होता है, ये फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हमारी मैनेजमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, अगर हमारी मैनेजमेंट ने ऐसी ट्यून सेट करके रखी है कि भाई हमारा डे टू डे बेसिस जो है बिजनेस रन करने का, वो एंटायर कंपनी का शुड बी एथिकल। क्या लिखा है, मैनेजमेंट टीम सेट्स द टोन फॉर हाउ द एंटायर कंपनी रन्स डे टू डे। मैनेजमेंट ने बोल के रखा है कि भाई डे टू डे बेसिस पे हमें ऐसे सेल करना। अगर हम किसी को कोई माल सेल कर रहे हैं, हमें उनको इनवॉइस देनी है, फॉर एग्जांपल हमें उनका साइन लेना है, हमें उनका जीएसटी नंबर डालना है, हमें जीएसटी रिटर्न टाइम पे अपलोड करना है, हमें इनकम टैक्स टाइम पे करना है, हमें लोन का रीपेमेंट टाइम पे करना है। सो वो लोग क्या बोल रहे हैं, भैया मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि डे टू डे कंपनी कैसे चलनी चाहिए। जैसा मैनेजमेंट डिसाइड करती है, इंप्लॉय उनके फुटस्टेप्स पे ही चलते हैं। मैनेजमेंट इज लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एथिकल मैनर, और अगर ये एथिकल मैनर है, इंप्लॉइज जाके उनके फुटस्टेप्स फॉलो करते हैं, राइट। व्हेन मैनेजमेंट फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन एथिकल प्रैक्टिसेस, अगर मैनेजमेंट ने अपना फिलॉसफी ये बना के रखी कि नहीं वी आर गोइंग टू डू एथिकली, दे कैन गाइड देम इन मेकिंग डिसीजंस। मतलब क्या, देम मतलब कौन, दे कैन गाइड द एम्प्लॉइज इन मेकिंग डिसीजंस, जो कि बेनिफिशियल सिर्फ उस इंसान को नहीं रहेंगे, दिस विल बी बेनिफिशियल टू अ कंप्लीट कंपनी। हम जब भी कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ सीए में, हम लोग पर्सनल इंटरेस्ट या हम लोग पर्सनल फायदे का नहीं सोचते। दैट टाइम वी हैव टू थिंक कि यार ये कंपनी हमारी सक्सीड कैसे करेगी। दैट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल टू देम एज एन इंडिविजुअल
बट ऑल्सो टू दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो ये लोग बोल रहे हैं अगर कंपनी की फिलोसफी एथिकल है सो ऑटोमेटिकली बच्चों वहाँ के एम्प्लॉयज लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं, यार ये मेरा बॉस मेरे लिए कितना करता है, मुझे टाइम पे छुट्टी देता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोनस देता है, इंक्रीमेंट देता है, सो ऑटोमेटिकली बच्चों दैट पर्सन विल फॉलो द मैनेजर और हिज हेड, क्योंकि उसकी लीडरशिप क्वालिटी देख के वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा और वो कंपनी के फायदे के लिए काम करने लगेगा। सो यहाँ पे लिखा है अगर हमारी कंपनी ऐसे चल रही है, मतलब हमारी कंपनी के डे टू डे काम भी एथिकल चल रहे हैं, प्लस हमारी कंपनी की फिलॉसफी भी एथिकल है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बच्चों, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय इंप्रेस हो जाता है कि क्या लीडर है, मैं तो इसके ही फुटस्टेप्स पे चलूंगा। एम्प्लॉयज मेक बेटर डिसीजन, सही डिसीजन लेते हैं इन लेस टाइम विथ बिजनेस एथिक्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉयज लोग सही डिसीजन लेंगे, कम समय में लेंगे और कंपनी को वो फायदा देगी। प्रोडक्टिविटी कंपनी की बढ़ जाती है बच्चों, बिकॉज ये लोग कोई टाइम की कोई भी प्रकार की चीटिंग नहीं करेंगे, ना ही फाइनेंशियल चीटिंग करेंगे और ना ही नॉन फाइनेंशियल, जैसे कि क्या बोला है कि काम कर रहे पर इन लोगों का टाइम पास चल रहा है, कहीं और घूमने चले गए, राइट। तो दे विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल एम्प्लॉय मोरल। मोरल का मतलब क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉयज खुश रहने चाहिए। अगर हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज खुश है तो हमारा काम ऑटोमेटिकली अच्छे से चलेगा। एम्प्लॉय वर्क बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ऑटोमेटिकली ये उसके मालिक के लिए ऑनेस्ट हो जाएगा, देयर विल बी इंटीग्रिटी एंड बिकॉज ऑफ विच द होल ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड, राइट। एंड एम्प्लॉय, ऐसा एम्प्लॉय जो एथिकली काम कर रहा है, बॉस उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है अ एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर द कॉर्पोरेशन एंड वो डिमांड भी करता है बिजनेस एथिक्स, उसका चांस ये है कि ही विल बी डूइंग द जॉब ड्यूटीज एट अ वेरी हायर लेवल and he will always be inclined to be loyal to the organization। मतलब organization will be confident कि मेरा ये एम्प्लॉय मेरे लिए लॉयल है, मुझे इसको रखना है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली अच्छी फैसिलिटीज देगा, अच्छे पेमेंट्स देगा, अच्छे से इंक्रीमेंट भी देगा। बच्चों कैसे एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है उसको भी एथिक्स बोला जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ प्रॉफिट, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट कर रही है, कितने बेनिफिट्स दे रही है, 8 घंटे के हिसाब से उनके से काम करवा रही है या नहीं करवा रही है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एथिक्स इन बिजनेस, ठीक है। कोई भी कंपनी बच्चों, फॉर एग्जांपल टाटा इज वेरी वेल नोन कि वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करती है, राइट। तो वो लोग बोल रहे हैं कि कोई भी कंपनी अगर हमें इन्वेस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल हमें कोई कंपनी के शेयर खरीदने हैं या हमें ट्रेडिंग करना है, हम सबसे पहले क्या जाके करेंगे बच्चों, सोसाइटी में उस कंपनी का नाम अच्छा है क्या, बाकी कंपनीज उसको अच्छे से उसको अच्छा मानते हैं क्या, और बाकी के इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन हम लोग डायरेक्टली जाके सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल के प्रॉफिट नहीं चेक करेंगे उनका, वी विल ऑल्सो कंसिडर कि वो कंपनी का कल्चर क्या है, वो कंपनी की फिलॉसफी क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी कंपनी का रेप्यूटेशन, क्या लिखा है, कोई भी कंपनी का रेप्यूटेशन कैसे डिफाइन होता है, सबसे पहली बात आजू बाजू के लोग उस कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हैं, बाकी के बिजनेसमैन क्या बोल रहे हैं और इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे हैं। याद रखेंगे बच्चों, उस कंपनी का सोसाइटी में कितना नाम है, एक तो ये, उसके कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन क्या बोल रहे हैं, दूसरा वो, और तीसरा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स विल डिटरमाइन वेदर द कंपनी इज वर्थ वाइल इन्वेस्टमेंट। अगर इसका आंसर नेगेटिव आया ना बच्चों, वी विल नॉट इन्वेस्ट इन द कंपनी, और अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया कि नहीं प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन यहाँ पे कस्टमर ट्रीटमेंट भी अच्छा है, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट भी अच्छा है, वेलफेयर भी अच्छा है, सो वी विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन सच फॉर्म ऑफ कंपनीज। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर ऊपर का जो हमने पूछताछ करी थी सराउंडिंग से या बाकी कंपनी से या बाकी इन्वेस्टर्स से, अगर वो लेस देन परफेक्ट आई, क्या लिखा है, डेविल, मतलब इफ द कंपनीज रेपुटेशन इज लेस देन परफेक्ट based on the perception that it does not operate ethically, investors are less inclined to buy their stock. Investors will not buy their stock. लेकिन अगर ये हमारा जो बिजनेसमैन है, रोज ऑफिस जो जाता है ये बैग लेके, एथिकली काम कर रहा है, क्या लिखा है,
विथ कंसिस्टेंट एथिकल बिहेवियर। बच्चों एथिकल बिहेवियर का मतलब एक दिन का नहीं होता है, एथिकल बिहेवियर मतलब कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में अगर तुम्हारा ये एथिकल बिहेवियर बढ़ते ही जा रहा है, कम्स इंक्रीजिंगली अ पॉजिटिव पब्लिक इमेज, बिजनेसेस मस्ट बी कमिटेड इन ऑपरेटिंग इन एन एथिकल फाउंडेशन। तो हमारा मन करेगा कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। एक और एक चीज, इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखा जाता है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये लोग इम्प्लॉई को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं क्या, यहाँ पे कंज्यूमर को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं क्या। फॉर एग्जांपल अमेजोन ने बोला कि नहीं, अगर नहीं परफेक्ट आया तो हम प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे, या हम मॉल में गए वहाँ पे उन्होंने हमें फॉर एग्जांपल कस्टमर को क्लॉथ्स ट्राई करने को नहीं दिए। सो दिस इज अ रॉन्ग कंज्यूमर ट्रीटमेंट। अगर वो हमारे इम्प्लॉई को भी सही ट्रीट कर रहे हैं, कंज्यूमर को भी सही ट्रीट कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे इन्वायरमेंट को भी ये लोग हार्म नहीं कर रहे हैं, मतलब कैसे, ये लोग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इन सब चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं, एंड इफ दे आर गिविंग अस अ प्रोडक्ट एट 100 रुपीज एंड गिविंग दिस सर्विस विच इज इक्विवेलेंट और मोर देन 100 रुपीज, then this company will have a good repo and people will like to invest in their company। क्या लिखा है यहाँ पे, कैसे डिसाइड किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, पहले तो दो ह्यूमन बींग्स, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, कंज्यूमर ट्रीटमेंट, हमारे इन्वायरमेंट का भी ये लोग ध्यान दे रहे हैं, प्लस फेयर मार्केट प्राइस, जितना प्राइस उन्होंने हमको चार्ज करना चाहिए था उतना वो हमें चार्ज कर रहे हैं। दिस इज नोन एज द एथिक्स, जनरल बिजनेस एथिक्स जो फॉलो होंगे। ठीक है, बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है, एम्प्लॉइज को कैसे ट्रीट करना है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन यू ऑल आर गोइंग टू वर्क एज अ प्रोफेशनल CMA इन फ्यूचर। तो वो लोग बोल रहे हैं कि एज अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने कौन से वैल्यूज और एटीट्यूड्स को इम्बाइब करना चाहिए, उन लोगों ने काम कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दे आर रेंडरिंग द सर्विसेज ओनली टू प्राइवेट कंपनी या ओनली टू प्रॉफिट कंसर्न, ऐसा नहीं है। वी प्रोफेशनल्स, वी हैव अ ह्यूज डिमांड इन आवर कंट्री, वी रेंडर सर्विसेज टू बच्चों पब्लिक सेक्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलेटरी का मतलब कौन होता है बच्चों, सेबी, RBI, ये लोग होते हैं रेगुलेटरी। एंड एकेडमिक्स का मतलब होता है इवन इन द एजुकेशन फील्ड वी रेंडर सर्विसेज। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अ रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इज वास्ट, मतलब क्या, हम बहुत लंबी सर्विसेज रेंडर करते हैं। क्यों हमें इतना डिमांड है, बिकॉज ऑफ द नॉलेज, बिकॉज हम लोग ये जो 5 साल पढ़ते हैं, वी गेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट लीगल, अकाउंटिंग के बारे में हमें मालूम पड़ता है, कॉस्टिंग के बारे में मालूम पड़ता है, टैक्सेशन के बारे में मालूम पड़ता है। दे आर टेलिंग कि हमारा स्कोप बहुत वास्ट है, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर को भी सर्विस दे रहे हैं, हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ट्रस्ट वगैरह उनको भी सर्विस देते हैं। थर्ड, हम सेबी, RBI जैसे बॉडीज को भी सर्विस देते हैं, जिनको बोला जाता है रेगुलेटरी और प्रोफेशनल बॉडीज। एंड द फोर्थ वन इज हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी सर्विस देते हैं। नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं, जनरली फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी, ठीक है, ये है कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट। जनरली बच्चों इस कंपनी में एक CMA रहेगा, ओके, और इसके अंदर 10 लोग रहेंगे अकाउंटिंग टीम हैंडल करने के लिए। और ये सब लोग कौन रहेंगे बच्चों, ये सब लोग BCom या MCom ही करा हुआ रहेगा। ये किसकी बात चल रही है बच्चों, स्मॉल फर्म्स की, स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म। वहाँ पे तो बच्चों CMA पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों, बिकॉज यू आर दी अलोन प्रोफेशनल पर्सन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं चल रही है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विल एम्प्लॉय मेनी CMAs, मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज अ वैल्यूएबल एसेट टू द मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली टू द स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज, जहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आर दी ओनली, मतलब क्या, तुम लोग इकलौते प्रोफेशनली क्वालिफाइड मेंबर हो ऑफ द कंप्लीट स्टाफ। तो जब अगर पेपर में इसका MCQ आएगा, इट इज नॉट द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द स्मॉल एंड द मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे यू आर द ओनली पर्सन हु इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड, और वो बाकी लोगों को क्या करा रहेगा, ट्रेनिंग। दैट टाइम यू बिकम अ वेरी वैल्यूएबल एसेट टू द कंपनी। लेकिन तुम लोग काम क्या करते हो वहाँ पे जाके एज अ CMA? एक तो मुझे समझ में आता है, हाँ मैम हम कॉस्टिंग का ध्यान देते रहेंगे बच्चों, लेकिन तुम लोग कॉस्टिंग में किस चीज़ का ध्यान देते हो, व्हाट डू यू सी? तुम लोग डिसीजन लेते हो कि ये कॉस्ट में हमें रॉ मटेरियल खरीदना है कि नहीं, हम जो 4 प्रोसेस में डाल रहे हैं ये हमें परवड़ रहा है कि नहीं,
फॉर एग्जाम्पल बच्चों व्हेन वी वर स्मॉल हमारी ना फ्रूटी इस शेप में आई थी, ट्रायंगल शेप में 5 रुपीज की मिलती थी, ओके। लेकिन अगर आप अभी देखते हो ये बहुत शॉर्ट टर्म टिका, अभी फिर से इट हैज गॉन बैक टू रेक्टेंगल। व्हाट इज द रीजन बच्चों? जब भी हम मशीन में एक रेक्टेंगल डालते हैं तो इतना पार्ट जो है ना ये पूरा वेस्ट हो जाता है, राइट? वेस्ट हो जाएगा तो तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा पर यूनिट। तो एक सीए ने ये सजेस्ट किया था कि नहीं, दिस डिजाइन दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन कंपनी को कॉस्टिंग वाइज, फाइनेंशियल वाइज इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। सो दीज आर दी मेजर डिसीजंस जो हम कंपनी में लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तुम लोग प्लान करते हो कि भाई कितना खर्चा करना है, 100 लाख कितना, 1 लाख खर्चा करना है, 2 लाख खर्चा करना है। प्लानिंग के बाद तुम लोग छोड़ नहीं देते हो बस हाँ प्लान कर दिया इतना खर्चा होना चाहिए। नो, यू आर गोइंग टू प्लान as well as control the cost। क्या लिखा है? A cost manager has a work of planning as well as controlling the cost। यहाँ पे तुम लोग देखते हो कि यार ये मटेरियल बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है, वो कितने प्रोसेस में जा रहा है। तुमने बोला यार ये ट्रायंगल कट करने के लिए मेरे को एक स्पेसिफिकली अलग मशीन खरीदनी पड़ी जिससे मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गया, जिससे मेरा एम्प्लॉय का एक कॉस्ट बढ़ गया। तुम लोग पूरा प्रोसेस अच्छे से ध्यान दोगे, प्रोडक्ट डिजाइन पे ध्यान दोगे एंड उसके बाद तुम लोग करोगे प्लान कि नहीं हमारा एक यूनिट वो फ्रूटी बनाने के लिए 2 रुपए एक्सेस लग रहा है। अभी तुम्हारे पर्सनल पॉकेट से नहीं जा रहा है, एज अ सीए में कंपनी बेयर कर रही है, लेकिन तुम काम क्यों कर रहे हो? यू आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट ऑपरेटिंग प्लान फॉर द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यू हैव टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, कितना मटेरियल डाला, कितने इसके प्रोसेस है, हमारा डिजाइन क्या है प्रोडक्ट का, एंड एंड ऑफ द डे ये चीज हमारे खर्चे के अंदर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये 2 पॉइंट्स जो है, ये दोनों पॉइंट्स किसके रिलेटेड है? ये दीज 2 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू कॉस्ट। एज अ सीए में तुम लोग सिर्फ कॉस्ट मैनेज करने का काम नहीं करते हो, तुम्हारा एक काम होता है जब भी तुम कोई भी चीज रिपोर्ट कर रहे हो, right? You're reporting to the company, you're reporting to the shareholders, you're reporting to the general public. You have to take care कि ये जो रिपोर्टिंग है ये तुम इंडिपेंडेंटली, मतलब क्या होता है, सच रिपोर्ट कर रहे हो। यू आर नॉट रिपोर्टिंग एनीथिंग, मतलब कुछ फ्रॉड करके तुम लोग कुछ गलत रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। यू हैव अ टास्क कि तुम क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट भी तुम लोगों ने सही रखी है। सो एक पॉइंट है कि तुम्हें ये देखना है कि भाई जो रिपोर्टिंग क्वालिटी है, पहली बात तो ये अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट को प्लान करना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना, मटेरियल देखना, ये सब भी तुम ध्यान दोगे। इसके बाद देखो, एक हमारा अकाउंटेंट रहेगा बच्चों जो सब डेटा डालता रहेगा सिस्टम के अंदर, और तुम क्या करते रहोगे? इस सिस्टम से डेटा निकाल के कॉस्ट एनालिसिस करते रहोगे, राइट? तुम्हारा काम डेटा डालना नहीं है, तुम्हारा काम होता है उस डेटा का एनालिसिस करना। तो तुमको डेटा किससे लेना पड़ता रहेगा बच्चों? तुम लोगों को ये डेटा लेना पड़ता है अकाउंटिंग सिस्टम से। तुमको कहां से लेना पड़ता है ये डेटा? फ्रॉम दी अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम से ये डेटा तुम्हारे पास आता है और तुम लोग क्या करते हो? इसका कॉस्ट एनालिसिस। सो बेसिकली कॉस्ट एनालिसिस को बड़ा माना जाता है और ये अकाउंटिंग सिस्टम उसका बहुत ही छोटा पार्ट है। अकाउंटिंग सिस्टम का सिर्फ काम होता है परचेस एंट्री करना, सेल्स एंट्री करना, कॉस्ट को बुक करना, लेकिन वो एनालिसिस नहीं करते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंटिंग सिस्टम। हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेंगे और ये कॉस्ट मैनेजर को मदद करेगा। विल हेल्प द मैनेजर इन द कॉस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी। ओके, अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज अ छोटा सा पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू, एन अकाउंटिंग सिस्टम can be interpreted as a very small part of cost management system। So लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि हम लोग डिपेंडेंट होते हैं एक सिस्टम पे, तो वो सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है और हमारा कॉस्ट एनालिसिस करना एक बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है। So therefore accounting system can be interpreted as a very small part of a cost management system। ओके, और जब भी हम लोग ये सब काम कर रहे हैं बच्चों, वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारे डिजाइनर ने बोल दिया था कि फ्रूटी का ये डिजाइन रहेगा,
तो हमें उनको पूछना पड़ेगा कि भाई ये करने के लिए हम इतना वेस्ट कर रहे हैं, सो हमें कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा. यू हैव टू ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, यू हैव टू ऑलवेज इंक्वायर, यू हैव टू ऑलवेज चैलेंजिंग क्वेश्चन हमें हमारे एम्प्लॉयज को पूछना पड़ेगा, हमें उन लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा. सो यहाँ हमें समझा कि ठीक है, हम क्या काम करते हैं, हम रिपोर्टिंग चेक करते हैं, हम लोग कॉस्टिंग का ध्यान देते हैं, प्लस हम लोग ये देखते हैं कि हम अकाउंटिंग सिस्टम से सही तरीके से डेटा ले रहे हैं कि नहीं. लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू एम्प्लॉय इंक्वायरिंग माइंड. मतलब हर प्रोसेस पे, हर रॉ मटेरियल पे, कि यार हम तो रॉ मटेरियल जनरली ABCD से लेते थे, आज तुम लोगों ने जाके ये मटेरियल XYZ से क्यों लिया. हो सकता है कि वो उसका कोई रिलेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्वायरिंग माइंड से ध्यान देना पड़ेगा. प्लस वी हैव टू ऑलवेज आस्क चैलेंजिंग क्वेश्चन कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ. एंड वी हैव टू अडॉप्ट अ प्रैग्मेटिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच इन सॉल्विंग द इशू. मतलब हम लोगों को हमेशा ये क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चनिंग माइंड के बाद हमें हमेशा क्या निकालना है, वी हैव टू कम आउट विथ सोल्यूशन. अगर कंपनी लॉसेज में है या कंपनी क्राइसिस में है, वी हैव टू अप्लाई इंक्वायरिंग माइंड, we have to ask challenging question and then give the company a solution. तो हमें काम कैसा करना है, हमें inquiring mind employ करना है, हम लोगों को चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछने हैं, और इसके हिसाब से हम लोगों को ये सोल्यूशन निकालना है कि कंपनी अपना कॉस्टिंग, कंपनी अपना बजटिंग कम कैसे करे. A professional accountant in the business is therefore considered as a very valuable asset. क्योंकि तुम लोग एक दिमाग रखते हो जिससे तुम लोग एनालिसिस कर सकते हो. सो व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट. उसको सिर्फ काम नहीं करना है, उसको यहाँ पे दिया है कि हमें सही तरीके से काम करना है. सो दीज टू आर द रोल्स ऑफ द प्रोफेशनल. एक है हाउ टू, एक है व्हाट टू वर्क, एंड एक है हाउ आर दे सपोज टू वर्क. जैसे कि एज अ कॉस्ट, तुम्हारा सिर्फ एक काम नहीं है कि तुम्हें कॉस्ट रिड्यूस करना है, ऐसा नहीं है. कॉस्ट रिडक्शन एक छोटा सा पार्ट है तुम्हारे काम का. तुम लोगों को ओवरऑल रिपोर्टिंग देखनी पड़ती है. यू हैव टू चेक द ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल हम लेंगे, अगर हमारे कंपनी का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस कम करेंगे, नहीं. हमारे कंपनी ने अगर दीपिका पादुकोण को हायर किया है एडवर्टाइज करने के लिए, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये एडवर्टाइज में हमने 5 लाख रुपए दिए दीपिका को, क्या हमारी सेल्स 15-20 लाख से बड़ी है 5 लाख का खर्चा करके. अगर ऐसा हुआ है तो हम दीपिका पादुकोण को और 5 लाख दे देंगे. लेकिन अगर हमारा ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट करके हमारी सेल्स अगर उतनी की ही उतनी है, तो उसका कोई भी वर्थ नहीं है. तो हमारा काम ये नहीं होता है कि हमें खर्चा कम करना है, हमारा काम ये होता है कि हमें कंपनी का खर्चा इस जगह पे करना है जिससे हमारा प्रॉफिट या हमारी सेल्स डबल होते जाए. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या क्वेश्चन करेंगे कि ठीक है एडवर्टीजमेंट खर्चा बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ हमारे सेल्स बढ़ गए क्या. अगर हमारे इक्विवेलेंट सेल्स बढ़ रहे हैं तो हम ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा करने देंगे. फॉर एग्जांपल जब नैनो बन रही थी 2 years तक सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा हो रहा था, क्योंकि नैनो सेल होना थोड़ी शुरू हो गई थी. पर जब ये एक्सपेंस हो रहा था, टाटा वॉज कॉन्फिडेंट कि नहीं, जब ये मेरी गाड़ी बन जाएगी सो इट विल बी बेनिफिशियल मेरे लिए भी, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दी सोसाइटी ऑल्सो. ठीक है. 2015 में जब जियो आया, इसके पहले 2010 से अंबानी ने ये 5 साल 150 करोड़ इन्वेस्ट किया था जियो पे, और फिर उसने वो लॉन्च किया. तो जब उसने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सो व्हेनेवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंबानी ने 150 करोड़ इन्वेस्ट किए थे 5 years फॉर जियो, ही विल मेक श्योर कि उसका जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है वो उसको उतना प्रमोट करे कि कंपनी 150 करोड़ आसानी से रिकवर कर पाए. जैसे कि अंबानी को लगा था कि उसको ना 3-4 साल लग जाएंगे 150 करोड़ रिकवर करने के लिए, लेकिन जब उसने जियो लॉन्च किया विद द स्ट्रैटेजी की स्टार्टिंग में उसने फ्री 6 months के लिए जियो फ्री दिया था, ही कुड रिकवर 150 करोड़ विद इन 1.5 years इटसेल्फ. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक सीए में ये नहीं बोलता है कि नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना है, एडवर्टीजमेंट में दीपिका पादुकोण को अपॉइंट नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है. वो क्या बोलता है, अगर हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो हमारी इनकम इतने से बढ़नी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लास्ट ईयर एडवर्टीजमेंट में 10 रुपए खर्चा किया था, राइट,
इस साल उसको अचानक से दिख रहा है कि 15 का खर्चा हो गया, तो वो डायरेक्टली चिल्लाना नहीं शुरू करेगा, वो जाएगा सेल्स में। यहाँ पे 100 करोड़ का सेल हुआ है, यहाँ पे 250 करोड़ का सेल हुआ, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार ठीक है यार, 5 करोड़ अगर मैंने एक्सपेंस बढ़ाया भी था, मेरा 150 करोड़ से क्या बढ़ गया, मेरा 150 करोड़ से सेल्स भी तो बढ़ गया है। तो यहाँ पे लिखा है द कंसर्न्ड मैनेजर इज डेलिबरेटली इंक्रीजिंग एडिशनल एक्सपेंस। यहाँ पे उसने जानबूझ के 5 का क्यों खर्चा किया, सो एज टू एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट फ्रॉम सच decision. So a cost management system has to ensure that the cost is incurred with an expectation of profit. खर्चा करो, लेकिन ये खर्चे का एक्सपेक्टेशन जो है, इन रिटर्न हम लोगों को उसके बदले प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। ठीक है, दिस इज द रूल। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट एन अकाउंटेंट हैज टू डू जब वो खर्चे के एनालिसिस कर रहा है, और इसको उन्होंने ब्रीफ किया है 3 पॉइंट्स में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या बोला है, हाउ डज एन व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। सबसे पहला बोला है उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग। उन्होंने बोला है कि भाई कोई भी अगर प्रॉब्लम आई, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को आना है, पूरे फाइनेंशियल्स रिव्यू करने हैं और उसको क्या करना है, डिसीजन देना है। क्यों वो एक प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर सकता है, बिकॉज बच्चों ही हैज द नॉलेज, ही हैज द स्पेशलाइजेशन। वो एक सादे से पेपर की इंफॉर्मेशन देख के बहुत सारे जजमेंट पास कर सकता है, लेकिन अ लेम पर्सन लाइक अ बीकॉम और एन एमकॉम गाय कैन नॉट डू दैट। सो ही हैज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक प्रॉब्लम आ गया, उसने उसके 2 सोल्यूशन निकाले, ABC सोल्यूशन, XYZ सोल्यूशन। वो क्या करेगा, इसके भी इम्प्लीकेशंस देखेगा, इसके भी इम्प्लीकेशंस देखेगा। फॉर एग्जांपल, ये ज्यादा अगर फायदेमंद है कंपनी के लिए, वो इसको इम्प्लीमेंट करवा देगा। सो ही हैज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ही हैज टू इवेल्युएट भाई ऑप्शन A अच्छा है कि ऑप्शन B अच्छा है कि ऑप्शन C अच्छा है। नेक्स्ट इज स्कोर कीपिंग। उसने अगर एक मैनेजर को अपॉइंट किया है जिसको वो 20,000 की सैलरी देता है, ये देखने के लिए कि भाई नाइट शिफ्ट में काम कैसा चल रहा है। सो अगर मुझे ये मैनेजर रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्कोर कीपिंग का मतलब होता है ध्यान देना, कि अगर उसने कहीं पे खर्चा कर रहा है तो उसको यहाँ पे एनालिसिस करने पड़ेंगे कि वो खर्चा मतलब से है या उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। जैसे कि ही विल रिकॉर्ड, स्कोर कीपिंग मतलब क्या, वो रिकॉर्ड करेगा क्या ये मैनेजर इतने रुपए में कितना काम कर रहा है, ये मैनेजर इतने रुपए में कितना काम कर रहा है। ही विल रिकॉर्ड द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस एक्शंस ऑफ द मैनेजर। बस रिकॉर्ड करके सो नहीं जाएगा, ही विल रिकॉर्ड और साथों साथ वो असेस करेगा कि हाँ वेदर द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड from the various actions are realized or not. He will check कि जो एक्शन जो मैंने एम्प्लॉय करने के लिए बोला था उससे हमें कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये क्या करता है बच्चों, एक्शंस ऑफ द मैनेजर्स को रिकॉर्ड करता है, मतलब कि वो ध्यान देता है। पर इसके बाद वो स्कोर को कीप भी करता है। कीपिंग का मतलब वॉचमैन के जैसे ध्यान देना। वो स्कोर काउंटिंग कर रहा है, पर काउंटिंग के बाद वो उसकी असेसमेंट भी दे रहा है कि भाई मैंने जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन किया था मुझे वो ही एक्सपेक्टेशन मिला कि नहीं मिला। एंड द लास्ट पॉइंट इज, ठीक है उसने मैनेजर अपॉइंट किया, इसके बाद ये करेगा कंपैरिजन। ये क्या करेगा, कंपैरिजन। किससे कंपेयर करेगा मैम, पहली चीज तो वो खुद के कंपनी से कंपेयर करेगा। क्या कंपेयर करेगा कि यार लास्ट ईयर कितना था और करंट ईयर में कितना। सब कुछ इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखा रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं, और अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिखा रहा है मतलब नहीं, हम लोगों को अल्टरनेटिव चेंज करना पड़ेगा। साथों साथ वो उसके कॉम्पिटिटर्स मतलब बाहर के लोगों से भी कंपेयर करेगा। यार बाहर के लोग ये प्रोडक्ट 5 रुपए में कैसे बेच पा रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट तो 10 रुपए में भी मैं बेच नहीं पाता हूँ, मुझे तो 10 रुपए में मैं बेच रहा हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है। अटेंशन डायरेक्टिंग का मतलब क्या रहता है बच्चों, वो अटेंशन देगा और उन लोगों को डायरेक्ट करेगा कि तुम लोगों को ऐसे 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 चलना है। मतलब वो करेगा कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस किससे करेगा, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाले का मतलब क्या होता है, वेरियस कंपनीज, वेरियस डिविजन्स, वेरियस डिपार्टमेंट से जाके वो कंपैरिजन करेगा यार वो कैसे काम कर रहे हैं और हम कैसे काम कर रहे हैं, और एक खुद से ही कंपेयर करेगा एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट पीरियड स्कोर्स विद द प्रीवियस पीरियड। और इसका अगर आंसर सही है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो बोलेगा नहीं तुमको ऐसा ही चलना है। और अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, ये इसका रूट चेंज कर देगा
और बोलेगा नहीं ऐसे नहीं जाना है, हमें ऑप्शन नंबर बी को अप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट? सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग। ही विल गिव अल्टरनेटिव्स कि तुम लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। स्कोर कीपिंग मतलब क्या? वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और वो एनालिसिस करेगा, यार इससे मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड थर्ड, रिकॉर्ड कीपिंग हो गई। बस रिकॉर्ड कीपिंग और एनालिसिस से कुछ नहीं होता, हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, वी हैव टू कंपेयर कि यार बाकी कंपनीज, बाकी डिपार्टमेंट्स, बाकी डिवीजन कैसे काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज हम लोगों को अपने आप से ही क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू एनालाइज विद अस। तो बच्चों जब हम ये डिसीजन लेते हैं, हमें पूरी कंपनी पहले पता होनी चाहिए कि भाई प्रोडक्ट स्टार्ट कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट एंड कैसे होता है और ये कस्टमर को कैसे मिलता है। तब तक हम लोग ये काम नहीं कर सकते। हम लोग अगर कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी कंपनी से, इसके पहले हमें हमारा प्रोसेस तो पता रहना चाहिए, राइट? तो हमारा प्रोसेस जानने को क्या बोला जाता है? हमारा प्रोसेस जानने को बोला जाता है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ये एक हमारी चेन है, ठीक है? हमारी क्या चेन है बच्चों? कि हम आइसक्रीम बनाते हैं, राइट? अभी ये आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे? अच्छा मैम, हमें शुगर भी लगता है, हमें मिल्क भी लगता है, हम फ्लेवर डालते हैं। फिर हमारे आइसक्रीम बनने में 5-6 मशीन्स लगती है। मशीन्स लगने का पैक होता है, फिर मैम वो गाड़ी से जाती है, फिर गाड़ी से जाने के बाद वो दुकानदार के पास पहुंच जाती है। मतलब क्या होता है बच्चों? हर एक स्टेप पे मतलब क्या? ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, यहाँ पे बनाने के 5 स्टेप है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के 2 स्टेप है, और फिर जाके वो। तो हर एक स्टेप पे क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चों? हर एक स्टेप पे इंक्रीज हो रही है वैल्यू। क्यों? हम हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर को पेट्रोल का खर्चा दे रहे, दूध खरीदने के लिए रॉ मटेरियल का एक्सपेंस है, हमें फ्लेवर्स खरीदने पड़ रहे, वो खर्चा है, हमें शक्कर का खर्चा है। हमें शक्कर कहाँ से खरीदनी है? इंडिया से ही खरीदनी है, आउट ऑफ इंडिया से खरीदनी, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, दिल्ली से, कहाँ से खरीदनी है? तो वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? पहले बात तो दूर से एक पूरे बिजनेस का व्यू ले लो कि ऐसा। पूरा व्यू लेने के बाद जब तुम्हें पूरा प्रोसेस समझ जाता है, दैट टाइम यू कैन एक्ट एज अ कंसल्टेंट फॉर दैट कंपनी। सो व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू चेन? वैल्यू चेन का मतलब है ये जो हमको पूरा प्रोसेस दिख रहा है, इस प्रोसेस को हमको क्या करना है? फुल विजुअलाइज करना है। सो वैल्यू चेन इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ कंप्लीट बिजनेस। पूरा बिजनेस पहले समझो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बच्चों, सीक्वेंस से समझो, एज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज in which usefulness is added to the product or services and then it is sold. प्रोडक्ट बन गया पर ट्रक ही नहीं है, हम ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा? तो वो लोग बोल रहे हैं पूरा प्रोसेस समझो। प्रोसेस एंड कहाँ पे होता है? जब तक कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिलता नहीं, तब तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ये पूरा समझना पड़ेगा। और हमारा मैनेजर हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हमें इस प्रोसेस में प्रॉफिट बढ़ाना है, या हमें बेटर क्वालिटी पहुंचाना है, या हमें खर्चा कम करना है। बच्चों हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग। तो वो लोग बोल रहे हैं अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट provides decision support for on each activity. मिल्क कितने में खरीदना सही रहेगा, शुगर कितने में खरीदना सही रहेगा, वो लोग क्या बोल रहे हैं? अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसीजन देता है ऑन ईच एक्टिविटी। अब ये डिसीजन खुद के हिसाब से देगा कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है? कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है? डिपेंडिंग अपॉन भाई मेरा मैनेजर की क्या नीड्स है, what are the needs of the manager and what are the new challenges that the manager is facing. बच्चों कोई कोई मैनेजर्स फेस करते हैं कॉस्ट प्रॉब्लम, कोई कोई फेस करते हैं क्वालिटी प्रॉब्लम, कोई कोई फेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो हमें सर्विस किसके हिसाब से देनी है? हमें सर्विस देनी है कि हमारा मैनेजर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो वो बोल रहे हैं कि हमें डिसीजन देना है कि भाई हमारा मैनेजमेंट का नीड क्या है, एक तो ये, और दूसरा हमारा बेचारा मैनेजर कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है। सो दिस इज वैल्यू चेन। ये डायग्राम को हमें पहले समझना। इट इज विजुअलाइजेशन ऑफ द कंप्लीट बिजनेस। और ये कंप्लीट बिजनेस समझने के बाद हम खुद की मर्जी से उनको लोगों को सोल्यूशन नहीं देंगे। सोल्यूशन दिया जाएगा कि मैनेजमेंट की क्या नीड्स है, सोल्यूशन दिया जाएगा कि बेचारा मैनेजर्स क्या क्या फेस कर रहा है। एंड व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये वैल्यू चेन करनी पड़ती है।
बच्चों इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है कि नहीं। अगर हम स्टॉक, हमारा मार्केट में शॉप के अंदर एक स्टॉक 2-2 साल तक रह रहा है और उसकी एक्सपायरी हो रही है, इसका मतलब क्या है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। सो अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड द कंप्लीट वैल्यू चेन, हम हमारे कंपनी को या हम हमारे मैनेजर को अप्रोप्रिएट गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। सो सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर फोकस। जब हम ये पूरा प्रोसेस समझ जाते हैं, हमें ये समझ में आता है कि कस्टमर क्वालिटी वजह से नहीं खरीद रहा है या प्राइस के वजह से नहीं खरीद रहा है, सो इन्वेस्ट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कस्टमर शुड बी हाईली सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रोडक्ट व्हाट वी आर सेलिंग। तो इस वैल्यू चेन में हम किसको फोकस देते हैं, हम कस्टमर को फोकस देते हैं। इसमें हम ध्यान देते हैं यार अगर हम 2 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी भी 2 रुपए जितनी बढ़नी चाहिए और हमें उतना टाइम भी हिसाब से इन्वेस्ट करना है। बच्चों ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 10-10 दिन लग जा रहे हैं और उसका रिटर्न्स हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो की सक्सेस फैक्टर क्या होता है, की सक्सेस फैक्टर का मतलब होता है जैसे कि जियो का की सक्सेस फैक्टर क्या है, उसका रेट कम है। मारुति सुजुकी, उसका की सक्सेस फैक्टर क्या है बच्चों, एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली भी वो 8 लाख की कार खरीद सकती है। सो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक की सक्सेस फैक्टर होता है जो डिपेंड करता है, हमें कॉस्ट का भी ध्यान देना है। वो कॉस्ट जब हम खर्चा कर रहे हैं उतनी हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं या नहीं, हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये सब करने के लिए हमारे इसमें हमने इनोवेटिव, जैसे कि अगर हम अभी टेलीकम्युनिकेशन में आएंगे और 2G नेटवर्क देंगे तो हमारा सिम कार्ड कोई खरीदेगा क्या, नहीं। वी हैव टू बी इनोवेशन। आजकल सब प्रोडक्ट्स चल रहे हैं इनोवेशन में। अगर हम कैमरा लॉन्च कर रहे हैं वो पुराना ब्लैक वाला, कोई खरीदेगा क्या, नहीं। बोलेंगे यार हमारे मोबाइल में ही इतना अच्छा कैमरा है, हम ये पुराने जमाने का कैमरा क्यों खरीदे। तो की सक्सेस फैक्टर का मतलब क्या होता है, हमें कॉस्ट, क्वालिटी, इनोवेशन और समय, ये चारों चीजों को कंबाइन करके हमें एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। सो दीज आर दी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। यहाँ पे हम फाइनेंस को ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं हमारे टाइम पे, हमारे क्वालिटी पे और हमारे इनोवेशंस पे। A management accounting system needs to have provision for tracking the performance of the organizations. हम लोगों को ये ट्रैक करते आना चाहिए कि कितनी क्वालिटी, कितना खर्चा और कितना इनोवेशन हमारी कंपनी कर रही है। और एंड इट्स डिविजन, खुद का तो ये समझ में आना ही चाहिए, साथों साथ हमें कॉम्पिटिटर का भी समझ में आना चाहिए। जैसे कि अगर अभी 5G चल रहा है और हमारे कंपनी में हम अभी तक 2G पे ही है, तो हमारा नेक्स्ट इनोवेशन 3G रहेगा या हमको डायरेक्टली 5G पे जंप करना पड़ेगा। बच्चों हमें बाहर के इनोवेशंस का भी देखना है, यार मार्केट में करंटली क्या चल रहा है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो की सक्सेस फैक्टर्स है, पहले बात तो ये याद रखेंगे, द की सक्सेस फैक्टर्स आर दी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। वो लोग बोल रहे हैं एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट तुम लोगों को खुद का तो अंदाजा होना ही चाहिए, साथों साथ तुम लोगों को कॉम्पिटिटर्स का भी अंदाजा होना चाहिए। हमें कंटिन्यूसली काम करना है इम्प्रूवमेंट पे। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि हमें हर टाइम हमारा प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाना है। इसको बोला जाता है कैज़ान। याद रखेंगे फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेनेवर हमने हमारी कंपनी में एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी है जिसका नाम है कैज़ान स्ट्रैटेजी, जहां पे कंटिन्यूस बैक एंड में एक जो टीम है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक जो टीम है वो सिर्फ इनोवेशन के लिए ही हमने डेडिकेटली अपॉइंट करके रखी है। इनोवेशंस रिलेटेड टू दिस एरिया इन कॉस्टिंग इज नोन एज दी कैज़ान कॉस्टिंग। कैज़ान कॉस्टिंग का मतलब होता है जहां पे हम इनोवेशंस का बहुत ध्यान दे रहे हैं। एंड लास्ट इज कुछ नहीं बच्चों, वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन। ये एक कंसेप्ट लाया गया था माइकल पॉटर से। हम ये माइकल पॉटर ने क्या बोला था, ये हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पर वो लोग बोल रहे हैं कि वैल्यू चेन और सप्लाई चेन एक कंसेप्ट दिया गया था माइकल पॉटर से, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अडॉप्टेड कंसेप्ट, क्योंकि हमें पूरे के पूरे बिजनेस का एक ग्लांस में व्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे इस व्यू के वजह से क्या होता है बच्चों, इस व्यू के वजह से हम हमारे कस्टमर पे फोकस करते हैं,
हम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे फोकस करते हैं जो कि हमारा की सक्सेस फैक्टर है, हम इनोवेशन पे फोकस करते हैं जो कि है कैजान कॉस्टिंग जहां पे हम कंटिन्यूसली इनोवेटिव है, एंड फोर्थ पॉइंट है हम हमारे वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. इट वॉज प्रमोटेड बाय माइकल पॉटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये हर कॉस्ट मैनेजर, अकाउंट मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर इसको फॉलो करता है. मैनेजमेंट अकाउंट्स हैव बिकम फेमिलियर विद द फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इम्प्लीमेंट द फ्रेमवर्क बाय द स्ट्रैटेजिक प्लानर. वो लोग बोल रहे हैं कि एज अ स्ट्रैटेजिक प्लानर एवरी कंपनी के पास एक ये रेडी होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप है. ओके, समराइज करेंगे बच्चों. वैल्यू चेन के लिए पहले बात तो ऊपर का डेफिनेशन याद रखना है और वैल्यू चेन के क्या फायदे हैं, 4 पॉइंट रिवाइज करेंगे. फर्स्ट इज कस्टमर फोकस, की सक्सेस फैक्टर विच आर दी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर. थर्ड है हमारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मतलब जो हमारी कैजान कॉस्टिंग है, एंड द फोर्थ वन इज द वैल्यू चेन एंड द सप्लाई चेन. ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सीएमए इंस्टीट्यूट ने या सीए इंस्टीट्यूट ने या सीएस इंस्टीट्यूट ने बच्चों ये लोग ना हमें गाइडेंस दे के रखते हैं कि यार ABC काम किया तो तुम सही कर रहे हो, XYZ काम किया तो तुम गलत कर रहे हो, तुम लोग ये काम के साथ ये काम नहीं कर सकते. सो ऐसे ही सेम हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने डिफाइन करके दिया है कि बिजनेस एथिक्स समझ गया बिजनेस कैसे चलाना है, लेकिन जब यू विल बी अ प्रोफेशनल, for you all what is ethical and what is unethical you should be able to also understand this. यहाँ पे हमें 12 points करने हैं, very very important from the theory point of view. ठीक है, theoretically it is very important. चलो let's check यहाँ पे क्या दिया. मैंने इसके ग्रुप्स बनाए हैं. ठीक है, यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है यार जब हम लोग काम कर रहे हैं हम लोगों को भी एथिकल डायलेमा आ सकता है, यार ये गाइडेंस हम अंबानी को दे कि नहीं दे, हमारे मालिक को ये गाइडेंस हम दे. इसके लिए उन लोगों को लगता है गाइडेंस, उन लोगों को लगता है कि नहीं कहीं तो भी कुछ तो एथिकल गाइडेंस होना चाहिए. तो उन्होंने क्या एथिकल गाइडेंस दिया है, लेट्स सी. फर्स्ट में मैंने 3 पॉइंट्स ग्रुप करे, 1 2 3. सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, मेंटेन at all times independence of thoughts and action. यहाँ पे क्या दिया है, maintain at all times. ऐसा नहीं एक एक्शन 2 एक्शन. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ. अगर हम सीए में हैं, हमारे ऊपर किसी भी इंसान का प्रेशर नहीं होना चाहिए. हम जो भी काम कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंटली, ये प्रेशर और नहीं तेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट दिखाना उस हिसाब से काम कर, तेरे को 50 रुपये का खर्चा दिखाना इस हिसाब से काम कर. नहीं, हम जब भी काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल हम लोगों को कैसे काम करना है बच्चों, हम लोगों को काम करना है इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली मतलब क्या, हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, और अगर हमारे ऊपर ऐसा दबाव है वी शुड रिजाइन फ्रॉम दैट कंपनी बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज अनएथिकल. पहला पॉइंट क्लियर है, मेंटेन एट ऑल टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन. ठीक है, हम जब भी काम कर रहे हैं, जब भी हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हमें 10 पॉइंट अच्छे मिले लेकिन एक पॉइंट मटीरियली गलत है, मटीरियली मतलब क्या, जिसका बहुत बड़ा, ऐसा नहीं 0.50 का इम्पैक्ट है, लाखों का इम्पैक्ट है, तो हम लोगों को ये चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए. कहाँ पे डिस्क्लोज करनी चाहिए बच्चों, जो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट कर रहे थे, जो हमने पहले पढ़ा था, डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फैक्ट. मटीरियल का मतलब क्या होता है, जिसका कुछ ह्यूज इम्पैक्ट है. नोन टू सच मेंबर, नोन टू सच मेंबर मतलब जो नोन टू सीए में है. ठीक है, इन ऑर्डर नॉट टू मेक द रिपोर्ट मिसलीडिंग. मतलब क्या, अगर इसने ये मटीरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, अगर इसने ये मटीरियल फैक्ट नहीं बताया, तो हमारी जो रिपोर्ट है जो हम पूरे पब्लिक को दे रहे हैं वो हो जाएगी मिसलीडिंग. एंड ये तो पहला पॉइंट हो गया. पहला पॉइंट क्या हो गया कि भाई जितना भी मटीरियल फैक्ट है जो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए हम पूरा का पूरा डिस्क्लोज करेंगे कि भाई 10 चीजें सही थी लेकिन कैश में इशू है, और अगर हमने ये कैश में इशू है ये नहीं डिस्क्लोज किया तो देयर इज अ चांस कि मिसस्टेटमेंट हो जाए, हमें ये करना है. एंड सेकंड, वी हैव टू रिपोर्ट ऑल द मटीरियल मिसस्टेटमेंट. मटीरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या, मटीरियली अगर कोई भी चीज गलत है हमें वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी.
हमको ऐसा बताया गया है कि अकाउंट्स में ये रूल फॉलो करना है, बट कंपनी ने ये रूल फॉलो करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखा दिया, तो हम क्या करेंगे? नहीं, वी विल रिपोर्ट ऑल द फॉर्म ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सो यहाँ पे कैसे याद रखना है? हमें सब मटीरियल फैक्ट और हमें सब मटीरियल मिसस्टेटमेंट, सब ऑल, यहाँ पे भी ऑल था, यहाँ पे भी ऑल है, यहाँ पे भी ऑल है। फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेन इंडिपेंडेंस एट ऑल द टाइम्स, एंड उसके बाद है MFMM, मटीरियल फैक्ट डिस्क्लोज करो, मटीरियल मिसस्टेटमेंट को भी तुमको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा जो तुम सर्विस रेंडर कर रहे हो उसमें कोई भी गलती ना हो। और बीच में क्या बोला है? हम जब भी ओपिनियन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये कंपनी की कॉस्टिंग सही है या ये कंपनी की कॉस्टिंग गलत है, हमें ये ध्यान देना है कि वो कंपनी से हमारा कोई रिलेशन नहीं है या वो कंपनी हमारे पे कोई दबाव नहीं कर रही है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हम लोग रेंडर कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। और अगर ऐसा कुछ पंगा है, डू नॉट रेंडर द ओपिनियन इन सच कंपनी। क्या लिखा है? नॉट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन विदाउट फर्स्ट असेसिंग। भाई ओपिनियन देने से पहले ही असेस करके रखो कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो मटेरियल परचेस किया जा रहा है मेरे भाई की कंपनी से ही परचेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विदाउट फर्स्ट असेसिंग मेरा रिलेशनशिप विद द क्लाइंट टू डिटरमाइन वेदर द मेंबर might expect opinion to be considered independent, objective and unbiased। मतलब क्या हम लोगों ने ये ओपिनियन देने से पहले ही चेक करना चाहिए कि मेरा एम्प्लॉयर के साथ क्या रिलेशन है। और अगर मेरे रिलेशन की वजह से, जैसे कि रॉ मटेरियल 10 रुपए में खरीद रहा था, पर अभी मैंने मेरे भाई को बोला कि 13 रुपए में बेच, 3 रुपए मेरे, 10 रुपए तेरे, अगर ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, नॉट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन सच रिपोर्ट। पहले ही असेस करके रखो कि तुम्हारा क्या रिलेशन है। ये 3 पॉइंट्स हैं, हमेशा साथ में पढ़ने हैं। ऑल टाइम इंडिपेंडेंस, नॉट टू रिपोर्ट, इफ यू रिपोर्टिंग उसके पहले ही रिलेशनशिप को चेक कर लो। थर्ड पॉइंट है मटेरियल फैक्ट, एंड उसके नीचे का पॉइंट है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके बाद क्या लिखा है? हमेशा जो हमारा CA में फ्रेंड है और एक कंपनी में, वी हैव टू शो कर्टिसी। हमें ये एटीट्यूड नहीं दिखाना यार मैं इस कंपनी में काम करती हूँ तो और एक CA को क्यों अपॉइंट किया, नेवर। इंस्टीट्यूट बोलता है हमेशा कंडक्ट करो अदर्स मेंबर के साथ कर्टिसी से एंड गुड फेथ से। कर्टिसी का मतलब होता है पोलाइटली, गुड फेथ का मतलब होता है नेवर जज हिम रॉन्ग, यू हैव टू जज हिम करेक्ट, क्योंकि वो हमारे इंस्टीट्यूट को बिलोंग करता है इस वजह से। ओके, इसके बाद क्या है? कॉम्पिटेंटली काम करना है। कॉम्पिटेंटली मतलब क्या? अगर हमें लॉ का प्रॉपर नॉलेज है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि नहीं इस कंपनी को ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं करते, छोड़। कॉम्पिटेंटली मतलब यू हैव टू अप्लाई ऑल द सेक्शन, ऑल द रूल्स, ऑल द प्रोसीजर एट ऑल टाइम्स व्हेनेवर यू आर रेंडरिंग सर्विस टू दैट कंपनी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एट ऑल टाइम्स मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब तुम कितने केपेबल हो टू एक्सप्रेस विच आर एक्सप्रेस्ड बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंस्टीट्यूट ने बोला है भाई कंपनीज एक्ट अपडेट हो गया, इंस्टीट्यूट ने बोला है भाई ये स्टैंडर्ड अपडेट हो गया, तो तुम लोगों को अपडेट होना पड़ेगा, तुम लोगों को केपेबल बनना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा व्हेनेवर यू आर रेंडरिंग दिस सर्विसेज। पहले 2 पॉइंट्स के पहले ये रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अपने CMA मेंबर को कर्टिसी से ट्रीट करो, गुड फेथ से ट्रीट करो, एंड सेकेंड पॉइंट इज यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अंबानी हमारे पास आए, अंबानी बोला भाई रवि ना ये जरा ROC फाइलिंग का काम कर देना। तो मैंने मन में सोचा यार मैंने आज तक ROC फाइलिंग का काम नहीं किया और कंपनी सेक्रेटरी ने ये काम ज़्यादा अच्छे से कर सकता है एज कम्पेयर टू CM। अगर तुम्हें आता है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये काम करने नहीं आता है तो तुम अंबानी को बोलोगे मुझे ये काम नहीं आता है, आप किसी और को अपॉइंट करो, या हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि यार ये CS करके एक प्रोफेशनल्स है, तुम उनको अपॉइंट करो। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं? उतना ही काम लो जिसके लिए तुम लोग कॉम्पिटेंट हो। यू शुड अंडरटेक ओनली सच वर्क यू आर कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म बाय वर्च्यू ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। हमें इंस्टीट्यूट ने उस पर ट्रेनिंग दे के रखी है, प्लस हम केपेबल इनफ है, एंड इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर। भैया हम जो भी सर्विस देते हैं क्लाइंट के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, मतलब क्या क्लाइंट को उससे फायदा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा या तो तुम एक और एक काम कर सकते हो, यू कैन एडवाइज द एम्प्लॉयर
to engage other specialists. What you can do, you can also advise the employer or the client to engage any other specialist. क्लियर है? थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, उतना ही काम लो जितना यू आर केपेबल इनफ, जितने की तुमको ट्रेनिंग मिल चुकी है, जितने का तुम लोगों को एक्सपीरियंस है, और इससे तुम्हारे क्लाइंट को फायदा होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको कोई और एडवाइस करो. अभी जब तुम कोई भी एज अ कंसल्टेंट किसी को कोई गाइडेंस दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टाटा को, तुम्हारा काम है वहां पे सिर्फ सर्विस देना, अपनी सैलरी लेना, घर आ जाना. यू कैन नॉट होल्ड सेल से जो पैसा आ रहा अपने पास, यू कैन नॉट होल्ड एनी पैसा विच द कंपनी इज अर्निंग. कंपनी का पैसा हम लोग होल्ड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल हमारे मालिक ने हमको बोला है कि भाई वो पैसा तू ले ले, तेरी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल. इसके अलावा हम कुछ भी पैसा होल्ड या रिसीव नहीं कर सकते, ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि जब हम वहां पे ड्यूटी पे है. In the course of exercising duty, you cannot hold, you cannot receive, you cannot bargain, neither you can acquire. पर मैडम क्या नहीं होल्ड कर सकते, रिसीव कर सकते, बार्गेन कर सकते, एक्वायर कर सकते? कोई भी फीस, कोई भी रेम्यूनरेशन या कोई भी फायदा. हम लोग कोई भी फीस, रेम्यूनरेशन और बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं ले सकते. पर कब ले सकते, कब नहीं ले सकते? विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयर और द क्लाइंट. वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, अगर हमारे एम्प्लॉयर को नहीं पता है तो हम कोई भी फीस, कोई भी रेम्यूनरेशन या कोई भी फायदा मतलब बेनिफिट नहीं उठा सकते अनलेस एंड अनटिल हमारे एम्प्लॉयर ने ही हमको बोला है. क्या लिखा है? नॉट इन द कोर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग द ड्यूटी. मतलब जब हम वहां पे सर्विस रेंडर कर रहे हैं, नॉट टू होल्ड, नॉट टू रिसीव, not to bargain, not to acquire any fees, any remuneration, any benefit without the consent of our boss. क्लियर है ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट है, हम लोग जब भी कोई भी सर्विस रेंडर कर रहे हैं, मेक श्योर, फॉर एग्जाम्पल हमको टाटा अपॉइंट कर रहा है, अपॉइंट करने से पहले ही बच्चों अपना स्कोप बता दो. स्कोप का मतलब कहते हैं बच्चों तुमको कौन सा काम लीगली करना अलाउड है. ऐसा नहीं कि क्लाइंट बाद में बोले यार तुमने तो मुझे पहले बताया ही नहीं था, और अपनी फीस उसको बता दो. काम शुरू होने से पहले ही बता दो, या जैसे ही काम शुरू है उसके 10-15 दिन में उसको बता दो. बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फिर बाद में क्या होता है, जब हम बार्गेनिंग वगैरह करते हैं हम लोगों को वो भी करना अलाउड नहीं है. सो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि तुमने कंसल्टिंग का सर्विस देने से पहले क्लियर करा है अपना स्कोप और अपनी फीस. यहाँ पे लिखा है यू हैव टू टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स. पहले ही सब अपने तरफ से स्टेप्स लेके रखो इन एस्टैब्लिशिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क बिफोर इट इज कमेंस्ड. पहले ही बता दो कि मुझे इतना काम करना अलाउड है, ये काम मैं नहीं कर सकता एज पर द एथिकल गाइडेंस फॉर द प्रोफेशनल. एंड और एक चीज, क्लाइंट को अपना खर्चा पहले ही बता दो, प्रेफरेबली बिफोर द एंगेजमेंट इज कमिंग. बाय चांस नहीं बता पाए, बट एटलीस्ट इन एनी इवेंट एज सून एज पॉसिबल देयर आफ्टर, जल्द से जल्द तुम लोगों को बताना पड़ेगा. तो वो लोग बोल रहे हैं कि सब रीजनेबल स्टेप्स अपने तरफ से हो जाने चाहिए, जहां पे हम उनको अपना स्कोप बता रहे हैं. स्कोप मतलब कि तुम लोग क्या क्या काम कर सकते हो, और अपनी फीस भी बता रहे हो. नेक्स्ट बच्चों, मेरा एक फ्रेंड रहेगा दूसरे कंपनी में सीए में, मैं रहूंगी इस कंपनी में सीए में, हम एक दूसरे को ये डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते. वी आर नॉट अलाउड टू शेयर एनी डेटा. ठीक है, क्या लिखा है? वी आर नॉट अलाउड not to disclose any confidential information concerning to the affairs of the client. हम कोई भी confidential information share नहीं कर सकते unless and until law बोल रहा है. जैसे कि अभी विजय माल्या का कंपनी है, अभी उसके अंदर के सब डिटेल्स सीए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए जा रहे हैं, आरबीआई को बता रहे, वो लोग बैंक को बता रहे. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चल रहा है लीगल केस. हाँ, लीगल केस चल रहा है तो तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि तुम उसको जाके वो डेटा दोगे. एंड दूसरा बोला है, अगर वो तुम्हारा नॉर्मल ड्यूटी है
कि तुम ये डेटा किसी को बता के पूछ सकते हो कि यार ये काम मैंने कैसे करना चाहिए, तो तुम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। 2 एक्सेप्शन है। क्या लिखा है? पहला पॉइंट है कि डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते हो। एक्सेप्शन क्या है उसका? 2 ही एक्सेप्शन है। एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज हर ड्यूटीज, मतलब तुम्हारा ड्यूटी रेंडर करने के दौरान तुम्हें ये इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी तो ही वो काम कंप्लीट होगा, या तो फिर देयर इज एनी फॉर्म ऑफ लॉ सूट और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग गोइंग अगेंस्ट इट, ओनली एंड ओनली अगर वो जरूरी है तो। ये वाला पॉइंट क्लियर है बच्चों? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं है, विथ 2 एक्सेप्शन। इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ड्यूटी एंड देयर इज एनी लीगल सूट और लीगल प्रोसीडिंग गोइंग ऑन। एंड हमारे लास्ट 3 है, कोई भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी नहीं करना है, नॉट टू एक्ट फ्रॉडली, जिससे किसको नुकसान पहुंच रहा है बच्चों? पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि विजय माल्या ने जब पैसे उठाए, 9,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है पूरे पब्लिक को, वो नहीं होना चाहिए। हमारे सीएमए का रेप्यूटेशन उससे खराब नहीं होना चाहिए, ना ही दूसरे सीएमए मेंबर को नुकसान होना चाहिए। ऐसा फ्रॉडुलेंट या ऐसा मेलिशियस एक्ट नहीं करना है जिसका इम्पैक्ट पूरे पब्लिक पे होगा, या जिसका इम्पैक्ट हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट पे होगा, या हमारे बाकी सीएमए के मेंबर्स पे होगा। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, राइट? टाटा एक सीएमए ढूंढ रहा था। उसने अपने फ्रेंड को बोला यार तेरे नज़र में कोई सीएमए रहेगा तो बताना। तो उसके नज़र में एक सीएमए 1 था, और इसके नज़र में था एक सीएमए 2। एक्चुअली में सीएमए 2 ना ज़्यादा कॉम्पिटेंट था। क्या था वो? ज़्यादा कॉम्पिटेंट। लेकिन सीएमए 1 ने क्या किया? उसको ना ब्राइब दी, उसको थोड़ा पैसा खिलाया और बोला यार मेरे को अपॉइंट कर, मेरे को जॉब की बहुत ज़रूरत है। जबकि आइडियली कौन कॉम्पिटेंट है बच्चों? सीएमए 2। तो ऐसे प्रकार का ये जो कमीशन बोलते हैं बच्चों, ऐसे प्रकार की कोई कमीशन सीएमए को देना अलाउड नहीं है, ना ही सीएमए को लेना अलाउड है। मतलब ना ही वो सीएमए 2 को पैसा खिला सकते हैं कि भाई ये तू पैसा ले और यहाँ पे तू काम मत कर, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू पे, तू मत आ, तू आया तो तेरे को जॉब मिल जाएगी। तो क्या बोल रही हूँ मैं? कमीशन देना भी अलाउड नहीं है और लेना भी अलाउड नहीं है। दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेना अलाउड नहीं बच्चों, किसी को कमीशन देना भी अलाउड नहीं कि भाई तू मत आ इंटरव्यू के लिए। तो हमारा इंस्टीट्यूट हमें क्या बोलता है? not to attempt to gain any advantage by paying or accepting a commission in securing management का accounting काम। मतलब कोई जॉब के लिए या कहीं पे अगर हमें काम एक्वायर करना है, उसके दौरान हम लोग ना ही कमीशन दे सकते हैं और हम लोग ना ही कमीशन क्या कर सकते? वी आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू टेक एनी फॉर्म ऑफ कमीशन। ओके, नेक्स्ट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि अगर एक कंपनी में बच्चों ऑलरेडी सीएम अपॉइंटेड है, ठीक है, और हमें बोला गया है भाई इसका काम रिव्यू कर, क्या जरूरत है? हम लोग दूसरे सीएमए का काम रिव्यू नहीं कर सकते बच्चों। इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सीएमए वर्किंग कम हो जाएगा। क्यों? एवरी सीएमए विल हैव द नॉलेज, तो हम उसका काम जाके रिव्यू करेंगे तो इससे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो सकता है, ठीक है? पर इसको भी एक्सेप्शन है। पहला क्या है हेडिंग कि भाई रिव्यू करने का नहीं, पर इसको एक्सेप्शन क्या है कि सीएमए 1 को पता है कि सीएमए 2 चेक करने वाला है, तो ठीक है, कोई टेंशन। सीएमए 1 ही बोल रहा है कि हाँ तू आजा भाई चेक करने, साथ में अपन काम शायद अच्छे से कर लेंगे, तो ठीक है। या तो फिर सीएमए 1 को टर्मिनेट किया गया है, और टर्मिनेट करने से पहले बच्चों सीएमए 2 उसका काम सीख के जाएगा इस वजह से, या इट इज नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये रिव्यू का काम चल रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सीएमए 1 से छुपा के हम लोग सीएमए 2 से काम रिव्यू करवा रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता है। क्या लिखा है? नॉट टू एक्सेप्ट एनी एंगेजमेंट टू रिव्यू द वर्क ऑफ अनदर मेंबर, द दूसरे सीएमए, एक्सेप्ट नॉलेज ऑफ सीएमए 1 विद द नॉलेज ऑफ द मेंबर, एक्सेप्ट भाई टर्मिनेट हो चुका है पुराना सीएमए, वेयर द कनेक्शन ऑफ द मेंबर विद द वर्क हैज बीन टर्मिनेटेड, अनलेस एंड अनटिल ये रिव्यू जो है इट इज अ पार्ट ऑफ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या? नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान अगर वो रिव्यू कर रहा है तो चलेगा, इसके अलावा अलाउड नहीं है। ओके, ये मैंने देखो 3-3 के ग्रुप्स बनाए बच्चों। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 4 ग्रुप्स बनाए हैं मैंने।
4 ग्रुप्स, 4 3 12। और एक ये अलग पॉइंट है कि हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करना हमें अलाउड नहीं है, ठीक है। यस, ये हो गया। और एक ये पॉइंट है अलग से जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर तुम्हारा कोई रिलेशन है तो पहले ही एम्प्लॉयर को बता दो भाई इस कंपनी में मेरा ये रिलेशन है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली काम करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर और द क्लाइंट ऑफ एनी बिजनेस कलेक्शन of which such employer would be reasonably expected to be informed। मतलब ये नॉर्मल है कि भाई मेरे एम्प्लॉयर को ये चीज मालूम रहनी चाहिए थी कि मेरा कंपनी के साथ कोई तो भी नाता है। सो दीज आर द इथिक्स जो इंस्टीट्यूट ने डिफाइन करके रखे। ये क्या है बच्चों, दीज आर दी प्रोफेशनल इथिक्स, क्योंकि कभी कभी हमें भी प्रोफेशनल डायलेमा आ सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्लियर है ये? ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, ये हम सीए में फाउंडेशन में हमने ऑलरेडी करके रखा है। क्या है इस टॉपिक का नाम? इस टॉपिक का नाम है 7 प्रिंसिपल्स। पर आगे क्या लिखा है? ऑफ पब्लिक लाइफ। ओके, पब्लिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे लोग जो पब्लिक को सर्विस रेंडर कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, राइट, पब्लिक को रेंडर, पूरा पब्लिक एट अ लार्ज उनके पास आती है। जैसे कि एजुकेशन, पूरी पब्लिक एज अ लार्ज उनके पास आती है। जैसे सिविल कोर्ट, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसेस, जैसे कि कोर्ट, इन सब लोगों ने कैसे काम करना चाहिए बच्चों? ये लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? पूरे इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ खुद के सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग कि भाई वी हैव टू मेक इंडिया बेटर प्लेस, वी हैव टू रेंडर देम अ वेरी गुड सर्विसेज। सो यस, ओके। पहले बात तो पब्लिक में कौन आता है वो हम पढ़ेंगे। एनीवन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, हु वर्क्स एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, मतलब कोई भी इंसान जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है, चाहे लोकली या नेशनली, वो लोग आते हैं पब्लिक ऑफिस में। जैसे कि सिविल सर्विस के लोग, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट के लोग, जैसे कि पुलिस वाले लोग क्या काम कर रहे हैं? वो पब्लिक को मदद करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि कोर्ट्स, जहां पे डिसीजन लिया जाता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। प्रोबेशन ऑफ सर्विस, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? जो कोर्ट में केस आने से पहले प्रोबेशन ऑफिसर होता है जो तुम लोगों का केस रिव्यू करता है, वो लोग। नॉट डिपार्टमेंटल पब्लिक बॉडीज, ठीक है, हेल्थ वाले लोग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, केयर सर्विसेज। These principles also apply to any other sector that delivers the service to the public। किन किन को अप्लाई होता है एक बार देखेंगे। सिविल सर्वेंट्स को अप्लाई होता है, लोकल गवर्नमेंट्स को अप्लाई होता है, कोर्ट को अप्लाई होता है, प्रोबेशन सर्विसेज को जो हेल्प करते हैं कोर्ट को केस लेने से पहले, एंड नॉट डिपार्टमेंटल पब्लिक बॉडीज। साथ ही साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन केयर, सर्विस डिपार्टमेंट या ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जो पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट करेगा। मतलब पब्लिक एट लार्ज को मतलब क्या बच्चों? हम जैसे कि टेलीफोन ऑफिस में, राइट, BSNL का ऑफिस है, यहाँ पे हम हमारे फ्रेंड को नौकरी नहीं देंगे, यहाँ पे हम उसको नौकरी देंगे जो पब्लिक को ज्यादा अच्छे से मदद कर पाएगा। तो ये कंसेप्ट लाया किसने था बच्चों? MCQ के लिए याद रखना है। दिस वॉज सेट आउट बाय लॉर्ड नॉलिन इन द ईयर 1995। क्या बोल रही हूँ मैं? दिस वॉज सेट अप बाय लॉर्ड नॉलिन इन द ईयर 1995। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी, उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल करके कमिटी बनाई जिसका नाम था कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, टू एडवाइस प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर को मदद करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे डिसीजंस लेता है, तो पब्लिक लाइफ के लिए मदद करने के लिए इन्होंने एक कमिटी बनाई जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था, लर्न करेंगे, कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, SOSPL। क्या नाम था इनका? कमिटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ। इनका फर्स्ट रिपोर्ट वॉज इन द ईयर 1995 विच कंटेन्स द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, and the said principles have been amended over a period of years, and the 7 principles of public life has been amended, and अभी उन्होंने हमको 2015 में जो पब्लिश हुए थे वो थे, उसमें 2 ईयर याद रखने। 1995 में ये पहली बार आया था, हर बार अमेंड होके अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? अपडेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं 2015 का। लॉर्ड नॉलिन ने हमें ये प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसेस को, एंड ये प्राइम मिनिस्टर को मदद करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई थी जिस कमिटी का नाम है कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ।
अभी ये 7 प्रिंसिपल्स क्या है बच्चों, बेसिक प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला प्रिंसिपल है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस मतलब कि अगर तुम कोर्ट में बैठे हो, हाई कोर्ट का डिसीजन दे रहे हो, तो तुम्हें खुद के फायदे का नहीं सोचना, यू हैव टू हेल्प द पब्लिक एट अ लार्ज। द होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोलली, किसका इंटरेस्ट लिखा है बच्चों इधर, सेल्फ इंटरेस्ट लिखा है क्या, नहीं, इन दी इंटरेस्ट ऑफ दी पब्लिक। मतलब जो तुम कोई भी डिसीजन दोगे उससे पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर तुम टेररिस्ट को छोड़ दोगे, डिसीजन नहीं लेके नहीं 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 ये माइनर है, छोड़ दो इसको, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा टेररिस्ट बन जाए, तो तुमको ये डिसीजन लेना है जिससे पब्लिक को फायदा, और ना ही कि जो वो टेररिस्ट तुमको पैसा खिला रहा है, तुमने वो नहीं मानना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब जो पहले मैंने हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि भाई तूने ऐसा किया तो मैं देखो 1 लाख रुपए दूंगा, तूने ऐसे किया तो तेरी फैमिली को मैं मदद करूंगा। इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, The holders of public office must avoid placing them under any obligation. Any obligation मतलब क्या, या तो वो फैमिली को मदद करेगा, या तो ट्यूशन फीस भर देगा, या तो स्कूल फीस कर देगा, नहीं। वी शुड बी वर्किंग विद फ्री ऑफ एनी ऑब्लिगेशन दैट माइट इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस देयर वर्क। मतलब क्या, अगर हम इस दबाव में हैं तो हो सकता है कि हम कोई गलत काम कर देंगे। दे शुड नॉट एक्ट और टेक एनी डिसीजन in order to gain financial or any material benefit, ना ही खुद के लिए, ना ही फैमिली के लिए, ना ही फ्रेंड्स के लिए। हम जब भी पब्लिक ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमको इंटीग्रिटी मतलब बिना कोई दबाव के काम करना चाहिए। ओके, इंटीग्रिटी वर्ड का मतलब होता है विदाउट एनी प्रेशर ऑफ हैविंग एनी फॉर्म ऑफ बेनिफिट फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सही तरीके से काम करना, इम्पार्शली काम करना। होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस मस्ट टेक डिसीजन फेयरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड है तो जॉब दे दो, इम्पार्शली यूजिंग द बेस्ट एविडेंस एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट बीइंग बायस। एंड नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हम काम कर रहे हैं अगर वो सही है तो आई शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट, एंड इफ इट इज रॉन्ग देन ऑल्सो आई शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। The holders of the public office are accountable to the public and the decision which they take। मतलब अगर हमने कोई गलत डिसीजन लिया है जिससे पब्लिक को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसके लिए भी कौन, वी शुड एक्सेप्ट दैट वी वर अकाउंटेबल फॉर दैट। अगर सब अकाउंटेबल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया विल बिकम अ बेटर प्लेस, जहाँ पे पब्लिक डिपार्टमेंट्स भी सही तरीके से काम करेंगे। ठीक है, 7 में से 4 हो गए। सेल्फलेसनेस, पब्लिक का सोचना है। इंटीग्रिटी, बिना कोई दबाव के हमें काम करना है। ऑब्जेक्टिविटी, हमें फेयरली काम करना है। एंड अकाउंटेबिलिटी, वी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट एवर वर्क। ओपननेस मतलब क्या, ओपननेस का मतलब होता है जो भी सच है हमें वो ओपनली बताना चाहिए कि भाई ये डिपार्टमेंट में गड़बड़ चल रही। वी शुड बी ओपन। होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट एंड टेक डिसीजन इन एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए। ठीक है, information should not be withheld from the public should know all unless and until law बोल रहा है कि कोई बताने की जरूरत नहीं है, तो अलग बात है। honesty मतलब बच्चों we should render our services honestly। holders of the public office should be truthful। लीडरशिप का मतलब वी शुड होल्ड लीडरशिप कि भाई ये काम इस तरीके से होना चाहिए, सबको हमको साथ में लेके चलना है। द होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस शुड एग्जिबिट दिस प्रिंसिपल। दे शुड एक्टिवली promote and robustly support the principle and willingly challenge the poor behavior wherever it occurs। लीडरशिप का मतलब होता है हमें मोटिवेट करना है कि हमें सही तरीके से काम करना है, हमें एथिकली काम करना है। ये हमें गाइडेंस हमारे नीचे जो भी लोग हैं उन लोगों को देना पड़ेगा। ओपननेस, वी शुड टेल एवरीथिंग। पब्लिक से कुछ हाइड करने की जरूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल लॉ बोलता है डिफेंस के मैटर हम सबको नहीं बता सकते, वो हमारी कंट्री का सीक्रेट है, तो इट्स कूल। ऑनेस्टली काम करो। Leadership, actively we should work. These are the 7 principles of public life। याद रखना, this is not the professional life of a CM। These 7 principles are applicable to the पब्लिक लाइफ। एंड बस छोटा सा एक पार्ट रहेगा एथिक्स एंड बिजनेस। मैम एथिक्स एंड बिजनेस तो हमारा ऊपर भी हो चुका था, हाँ आई नो एथिक्स एंड बिजनेस हमारा ऊपर भी हो चुका था, लेकिन एंड में उन्होंने एक समराइज वर्जन दे के रखा है जहाँ पे यही लिखा है कि एम्प्लॉय लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, वो खुश रहने चाहिए, हमारा मैनेजर ने हमें सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर तुम्हारी कंपनी, अगर तुम्हारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें सोसाइटी का सोचना चाहिए। जैसे कि वाई इज रतन टाटा सो वेल नोन? बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल। लेट्स रीड।
Once a reporter asked Ratan Tata, why is Mukesh Ambani the richest person in India and not Ratan Tata? His reply was because I am a businessman. मतलब क्या, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं मेरी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहता हूँ. We are industrialists and they are businessmen. I don't want India to be an economic superpower. I want India to be a happy country, and that is why Tata donates 66% of the profit right away. तो वो लोग बोल रहे हैं जो भी बिजनेस चल रहा है it should be beneficial to the customer, corporate, government, interest group and public. वो लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो भी बिहेवियर है कस्टमर के तरफ, कॉम्पिटिटर्स के तरफ, वो कैसा रहना चाहिए, एक्सेप्टेबल. तुम लोग कॉम्पिटिटर्स को जाके ऐसे मार के किधर भी आ नहीं सकते. वो लोग क्या बोल रहे हैं, यू शुड बिहेव एथिकली. तुम्हारी कंपटीशन भी एथिकली होनी चाहिए. अब बिजनेस शुड नॉट ओनली मेक प्रॉफिट बट ऑल्सो कंसिडर इट्स सोशल इम्प्लीकेशन. वो लोग क्या बोल रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है. वी डिफाइन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चों, एक हर एक बिजनेस को CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे वो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंडिया को देते हैं ताकि हमारी सोसाइटी बढ़े. CSR अलग होता है और हमारा एथिक्स अलग होता है. लोगों को लगता है कि CSR करना और एथिक्स सेम है. CSR करना एक ब्रॉडर कंसेप्ट है. ओके, क्या है वो देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. वी डिफाइन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बिजनेस ऑब्लिगेशन टू मैक्सिमाइज द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट. जैसे ओके, ऑल्दो many people use the term social responsibility and ethics interchangeably. लास्ट फाइनल बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोल रहे हैं, कोई लोग ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दे डू नॉट मीन द सेम थिंग. बिजनेस एथिक्स क्या होता है बच्चों, एक इंसान का बिहेवियर वर्क के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए या अपने आप के लिए. बिजनेस एथिक्स रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल और a group of decision that society evaluates as right or wrong. सोसाइटी के हिसाब से हम लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको बोला जाता है एथिक्स. लेकिन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जहां पे कंपनी पैसा देती है ताकि हम इस सोसाइटी को मदद कर सके. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. MCQ. बिजनेस एथिक्स छोटा कंसेप्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा कंसेप्ट है. दैट कंसर्न्स द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस ऑन द सोसाइटी. मतलब क्या, ये बिजनेस हमारे चल रहा है हमारे सोसाइटी में, तो ये हमारे सोसाइटी को मदद कर पा रहा है कि नहीं. वापस से एक बार बच्चों, एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स का मतलब होता है जहां पे सोसाइटी मुझे जज कर रही है कि मैं सही हूं या गलत हूं. लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारे व्हेन वर्किंग फॉर अ कंपनी with strong business ethics, employees should be comfortable, okay, in their knowledge, in their own actions, and they should not allow unethical practices. ये basic points है बच्चों. employees लोगों ने unethical practices को promote नहीं करना चाहिए. कस्टमर्स ने भी ध्यान देना चाहिए, एम्प्लॉयज ने भी ध्यान देना चाहिए. दो पहला पॉइंट है कस्टमर्स ने ध्यान देना चाहिए, पहला पॉइंट है एम्प्लॉयज ने ध्यान देना चाहिए. कस्टमर्स आर एट ईज इन बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द कंपनी व्हेन दे नो that the materials and labor are coming from an ethically good company. वो लोग क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयज लोग भी कंफर्टेबल रहने चाहिए और उन्होंने एथिकल बिहेवियर सपोर्ट नहीं करना चाहिए. हमारा कस्टमर भी कंफर्टेबल रहता है अगर उसे पता है कि वो सही कंपनी से सही प्रोडक्ट खरीद रहा है. लेस एट रिस्क ऑफ बीइंग फाइंड फॉर द पुअर बिहेवियर एंड लेस लाइकली टू फाइंड देम इन द ब्रीच ऑफ लॉ. वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा एम्प्लॉय कब कंफर्टेबल होता है, हमारा एम्प्लॉय कब कंफर्टेबल होता है, हमारे कस्टमर कब कंफर्टेबल होते हैं. तो उसका आंसर है जब इन्हें भरोसा है कि हम लॉ को ब्रीच नहीं कर रहे. ब्रीच नहीं कर रहे मतलब क्या, जब हम हमारे लॉ को नहीं तोड़ रहे हैं. ये एक समराइज आखिरी में था कि एथिक्स बिजनेस में कैसे चलता है. बिजनेस ऐसे चलना चाहिए कि उसके एक्शंस शुड बी एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स. उसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए, उसे डे टू डे बेसिस में एथिक्स को अप्लाई करना चाहिए, एम्प्लॉय खुश रहना चाहिए, कस्टमर खुश रहना चाहिए. एंड वी शुड बी नेवर ब्लेम्ड फॉर एनी फॉर्म ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आप भी कंप्लीट किया है एथिक्स फॉर CA में एंटर, जो 10 मार्क का सब्जेक्ट है. आई वांट एवरीबडी कि कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि नहीं मैं 10 मार्क का ऐसे ही कुछ तो भी करके आ जाऊंगा. नहीं,
6 मार्क का MCQ और 1 आंसर आता है. यू हैव टू स्टडी दिस. ये तुम लोगों को बहुत मदद करेगा अपने स्कोर बढ़ाने के लिए. ओके, थैंक यू सो मच. मीट यू ऑल सून.